तो आज हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्योंकि हमने ब्रिटिश का जो एडवेंट था वो तो हमने डिस्कस कर लिया था, इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम भी हमने डिस्कस कर लिया था, हो गया। तो अपना जो टाइम पीरियड था हमारा, उसमें हम इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम हमने डिस्कस कर लिया था, और आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो इंशाल्लाह होगा आपका कि 1707 टू 1707 टू 1837। अब हम थोड़ा टाइमलाइन देखते हैं ना। तो ये हमारा टॉपिक होगा आज कि ब्रिटिश की जो टाइमलाइन थी वो हम देखेंगे कि ब्रिटिश कैसे आए थे यहाँ पर, क्या क्या उनको हरकतें क्या क्या थी। तो ये आज हमारी जो ब्रिटिश की टाइमलाइन जो है वो डिस्कस होने वाली है। सबसे पहले 1487 के अंदर क्या हुआ था कि एक बंदा था, बार्थोलोमो, यार अजीब सा नाम है, बार्थोलोमो डियास। ये बंदा जो था वो असल में था ये पोर्तुगीज़ था। ये पोर्तुगीज़ था, इसी वजह से ये वैसे जो है ना वो पहली मर्तबा जो बंदा आया था इंडिया के अंदर वो यही बंदा था 1487 के अंदर। और वास्को डिगामा ये भी आए थे इंडिया, ठीक है, इसी टाइम पीरियड के अंदर 1615। ये हमारी टाइमलाइन चल रही है अभी में। थॉमस रो आए थे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें एमसीक्यूज़ पर्पस के लिए ज़रूरी हैं, कोई जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसका उससे कोई ताल्लुक है नहीं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है ना इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को, ये थोड़ा सा बोरिंग होता है, ठीक है। ये जो एमसीक्यूज़ याद करने का सिस्टम होता है थोड़ा सा बोरिंग होता है, ठीक हो गया। तो थॉमस रो जो आए थे ये जहांगीर के टाइम पे आए थे, हम लोगों ने पढ़ा भी था ये चीज़, ये जहांगीर के टाइम में आए थे। लेकिन पहला बंदा जो था वो 1487 में आया था। 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई। जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ये असल में हुई थी बंगाल के अंदर, ठीक है। बंगाल के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पे आप लोगों को पता है थॉमस रो आए थे, ठीक है। थॉमस रो जो थे इन्होंने यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पर स्टार्ट की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक हो गया। 1583 में यहाँ पर ये इस असल में इसी बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 1583 में क्या हुआ था कि एलिजाबेथ वन जो थी वो आई थी इंडिया, ठीक है। और इनके साथ जो शिप थी उसका नाम था टाइगर शिप। ये इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश ने यहाँ पर क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है ना वो इन्होंने कुछ फोर्ट्स बनाए थे, ठीक है। फोर्टिफिकेशन की थी वहाँ पे, अपने कुछ जो है ना वो गन मैन वगैरह बिठाए हुए थे, ठीक है। तो जो यहाँ पे बंगाल के लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा यार ये क्या मजाक है, हमारे इलाके में हमारे साथ ही जो है ना वो पंगा। तो इन्होंने फिर क्या किया, इनके बीच में जो है ना फिर वो जो 1757 में जो नवाब था ना उसने अटैक किया, ठीक है। इसने जो ब्रिटिश की जो फोर्सेस थी जो यहाँ पे उनके फोर्ट्स के ऊपर, जो आप लोगों को पता है जो फौजी चौकियाँ होती हैं, जो मतलब इस तरह के होते हैं, और फिर इसके ऊपर जो है ना वो आर्मी भी बैठी होती है, ठीक है। इस तरह की हरकतें की थी ब्रिटिश ने। तो ये नवाब साहब ने क्या किया, इसको ये बात वारा नहीं खाई। तो फिर यहाँ पर आपकी जो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो यही हुई थी, इसी को हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो वॉर थी इसमें जो आपके ब्रिटिश थे वो जीत गए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि एक नया बंदा इन्होंने जो है ना यहाँ पर बिठा दिया, एक नया नवाब। ब्रिटिश ने जो है ना वो न्यू नवाब जो है ना वो यहाँ पर इलेक्ट करके यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। तो जो न्यू नवाब था, न्यू नवाब ने भी फिर बाद में टैक्सेस पे करने से इनकार कर दिया था कि हम जो है ना वो टैक्सेस पे नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो ये बैटल ऑफ प्लासी का, खैर ये रिकॉर्ड हो रहा है, इतना मसला टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना जो है ना कोई वो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, सबको रिकॉर्डिंग जो है ना इसकी मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, आपका ये काम हो गया, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने बात की थी ना ब्रिटिश के अंदर की, जो है ना ब्रिटिश जब आए थे यहाँ पर तो उनकी जो है ना वो एक
जो है ना वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। तो ये वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का ही यहाँ पर यूज़ हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इसको एनालाइज करना है कि यहाँ पे ऐसा, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी ये हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये यही काम इन्होंने यहाँ पर बंगाल के अंदर किया, ठीक हो गया। फिर हमारी जो होती है वो होती है बैटल ऑफ बक्सार, 1764 में होती है ये। तो इसमें फिर आप लोगों को पता है जब ब्रिटिश ने यहाँ पर अपने जो वो बिठा दिए थे, नवाब बिठा दिए थे, अपने जो है चमचे यहाँ पर बिठा दिए थे, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ था कि बंगाल के अंदर ब्रिटिश का होल्ड काफ़ी ज़्यादा हो गया था, ठीक है। यहीं पर ये बंगाल के अंदर ही था ये मामला, ठीक है। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर इनकी एक और पॉलिसी थी कि ये स्प्रेडिंग स्लोली, ठीक हो गया। तो ये जो है ना इस तरह से ये एक्सपैंड हो रहे थे, ठीक है। 1799 में बैटल ऑफ, इस वॉर के अंदर भी लाजमी बात है, आपको पता है जो इस नवाब ने क्या किया था, इस वॉर का बताना मैं भूल गया। तो यहाँ पर भी जो आपका टीपू सुल्तान था वो यहाँ पर आया था। टीपू सुल्तान जो था उसके साथ इन्होंने, आप लोगों को पता है टीपू सुल्तान की बड़ी कहानी है, उस कहानी में ऑब्वियसली अभी हम नहीं जाएंगे। तो टीपू सुल्तान के साथ जो है ना वो अंग्रेज़ों ने इन पे हमला किया था और बंगाल के ऊपर इन्होंने अपना होल्ड बना लिया था। इसी बैटल ऑफ बक्सार के बाद इन्होंने जो बंगाल था उसके ऊपर इनका अच्छा खासा जो होल्ड था वो हो गया था। तो फिर उसके बाद आपकी एक और होती है बैटल ऑफ श्रीरंगपटना, ठीक हो गया। ये आपकी एक वॉर यहाँ पर होती है। तो ये फिर टीपू सुल्तान ही यहाँ पर इस वॉर को लड़ाई करता है। ये तो ठीक है, यहाँ पर जो बैटल ऑफ बक्सार हुई थी यहाँ पर तो लाजमी बात है वो जो नवाब था उसने भी टैक्स देने से इनकार कर दिया था, लेकिन टीपू सुल्तान यहाँ पर था। तो टीपू सुल्तान से फिर जो है ना इनका फटा हुआ और टीपू सुल्तान को भी आखिरकार इन्होंने मार दिया था। बैटल ऑफ जो श्रीरंगपटना है इसके अंदर यही हुआ था। तो जो इसके साथ एक बंदा था जो रेबल था जिसने गद्दारी की थी, ठीक है, उसका नाम था मीर सादिक, जिसने अंग्रेज़ों को ख़बर दी थी कि भाई आपका टीपू सुल्तान यहाँ पर बैठा हुआ है। तो फिर जो है ना वो इसी तरह से मीर सादिक ने जो है ना इसको धोखा दिया टीपू सुल्तान को, और फिर जो है ना यहाँ पर वो कर दिया, अपना कब्ज़ा कर लिया। बंगाल इनके हाथ में आ गया अच्छा खासा। यहाँ पर इनके हाथ में फिर मराठा भी आ गया, जो मराठा था आपका उसके ऊपर भी इनका कब्ज़ा अच्छा खासा हो गया था। यहाँ पर मराठा के अंदर असल में जो ट्राइब हुआ करता था वो भंगी, जो हम कहते हैं ना भंगी ट्राइब, ये एक ट्राइब जो है ये मराठा ट्राइब के अंदर हुआ करता था। तो इस वॉर के बारे में भी अभी हमने ज़्यादा जो है ना वो डिटेल में नहीं, इसकी डिटेल तो है ऑब्वियसली, इसकी डिटेल तो हर वॉर की होती है, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना उसको अभी डिस्कस करने का, क्या फ़ायदा है, क्योंकि एग्ज़ाम में उसका कोई काम है नहीं, ठीक है। इसमें भी लंबी कहानी है, लाजमी सी बात है। फिर रंजीत सिंह के पास गए थे कुछ बुज़ुर्ग जो वहाँ पर उसके पास गए थे, ठीक है। रंजीत सिंह के साथ जो है ना फिर रंजीत सिंह ने, आपको पता है कि अपना जो कब्ज़ा बना लिया था, ये आपका जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के इलाके में रंजीत सिंह का काफ़ी कब्ज़ा हुआ करता था, लाहौर में ख़ास तौर पर। वहाँ पर फिर उसने लिटरेसी को भी काफ़ी बढ़ाया था, लिटरेसी रेट भी काफ़ी हाई था इसके रंजीत सिंह के टाइम पर। तो ये आपका 1799 तक का पीरियड हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे के अपना पीरियड देखते हैं। 1857 की जो वॉर होती है वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि 1857 की वॉर क्या थी। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ जो वॉर ऑफ जो है ना आपकी इंडिपेंडेंस थी, तो उसकी हम जो है ना कॉजेज़ की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं हमारे पास। अब लाजमी सी बात है इसकी जो कॉजेज़ हैं वो यही है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूं, एक आप लोगों की जो है ना एक रिदम बना दूं। नेट जो है वो थोड़ा सा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये खैर ये तो होता ही है, दिन में 4-5 दफ़ा जब तक नेट डिस्कनेक्ट नहीं होता तब तक पीटीसीएल वालों का खाना हजम नहीं होता। खैर अभी हम जो कॉजेज़ हैं इसकी वो हम देख रहे थे। तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या मामला था।
देखिए ब्रिटिश यहाँ पर जब आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई थी, वहाँ से फिर लड़ाई हुई, बंगाल के ऊपर उनका कंट्रोल हुआ। लाजमी सी बात है फिर वहाँ के जो लोग थे आपके मुसलमान थे बंगाल के अंदर, ख़ास तौर पे सिख भी इनके ख़िलाफ़ थे, जो हिंदू थे आपके वो भी इनके ख़िलाफ़ थे कि भाई नहीं, ब्रिटिश का हमारे जो है ना मुल्क के ऊपर कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से जो एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स थे लोगों के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। अच्छा जी, सॉरी ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर अगर इतना भी ना हो तो फिर पाकिस्तान में रहने का मज़ा नहीं है, ठीक है। लिहाजा टेंशन नहीं लेने का, ये सब चलता रहता है। रिकॉर्डेड वर्जन जो होगा वो इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है, बाकी ये जो इंटरनेट का है ये फिर पीटीसीएल की ज़िम्मेदारी है, ये उनका कसूर है, मेरा कसूर ये नहीं है। तो सबसे पहली जो रीज़न थी हमारे पास वो थी कि हमारे जो टैक्सेस थे वो काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेस थे, ठीक है। तो इसी वजह से लोग जो थे वो इनसे बेजार हो गए थे, क्योंकि लाजमी बात है गरीब भी लोग थे वहाँ पे, वो टैक्सेस इतने नहीं दे सकते थे। अच्छा जी, तो ये हमारे जो टैक्सेस थे ये काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेस थे, और ये पहली रीज़न हो गई हमारी, इससे लोग नाराज़ हो गए थे, लोगों के दिलों में इनके ख़िलाफ़ नफ़रत उभर रही थी कि भाई इन्होंने हमारे जो है ना होल्ड भी यहाँ पे बंगाल पे कर लिया, और भी मराठा पे भी यहाँ पे इन्होंने जो है ना कब्ज़ा किया हुआ था, वहाँ पर भी इनका काफ़ी होल्ड था। तो लोग जो थे वो इनके जो उल्टी पुल्टी जो इनकी वो थी पॉलिसीज़ थी उनसे बेजार थे। तो एक और जो अगली रीज़न है इनकी वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ऑब्वियसली ये हमने डिस्कस कर ली कि क्या चीज़ है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यही है कि भाई खुद डायरेक्ट रूल नहीं करना है, इनडायरेक्ट रूल करना है, अपने ही बंदे वहाँ पर बिठा देने हैं। इससे अच्छा जी, इससे क्या हो रहा था, इससे जो आपके प्रिंसेस थे जितने भी, जो आपके प्रिंसेस जितने भी थे वो आपके जो वीक हो रहे थे। लाज़मी बात है उनकी अपनी कोई पावर्स थी नहीं, तो इसी वजह से जो आपके प्रिंसेस थे वो बेचारे जो है ना वो वीक हो गए थे, क्योंकि लाज़मी बात है वो हुकूमत भी कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट रूल जो था वो ब्रिटिश ने अपने ही बंदे वहीं के जो लोकल्स थे उनको हायर किया हुआ था ना, उनको नवाब बनाया हुआ था, किसी को क्या गवर्नर बनाया हुआ था। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया था कि ये जो थे आपके प्रिंसेस थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे डायरेक्टली, और जो आवाम थी उनको इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये लोग। इसीलिए जो आपके प्रिंसेस थे वो वीक होना शुरू हो गए थे। चौथी रीज़न एंटी इस्लामिक वैल्यूज़, ठीक हो गया। आप लोगों को पता है ब्रिटिश का अपना ही एक सिस्टम था। उम्मीद है अभी आप लोगों को ठीक दिख रहा होगा। ये तो जो है ना किसी की कॉल आ गई थी तो इसी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। अच्छा जी, इनकी जो एंटी इस्लामिक वैल्यूज़ थी, इसी वजह से क्या हो रहा था, इनका जो मुस्लिम्स थे वो बेजार हो रहे थे। एंटी इस्लामिक वैल्यूज़ आप लोगों को पता ही है, ब्रिटिश के अपने उनका फैशन है, ठीक है, उनका जो है ना कोई वो, लेकिन ये है कि उन्होंने कानून में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की थी, ये उनकी बात है। जो कानून इनका बना हुआ था, इस्लामिक लॉ जो था वो वैसा ही का वैसा ही रहा, उसको चेंज नहीं किया इन्होंने। लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में तो ये बात थी ना कि भाई हमारे ऊपर जो है वो काफिर लोग हुक्मरान कर रहे हैं, तो इसी वजह से उनको जो है वो इनका इरादा यही था कि भाई हम इनसे लड़ेंगे। तो लड़ाई तो होनी थी, वो हुई फिर बात। अभी हम फिलहाल कॉजेज ही देख रहे हैं, ठीक है। इनका जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर था, एंटी इस्लामिक वैल्यूज़ में एक यही बात आप लोग ऐड कर सकते हैं कि इनका जो एजुकेशनल सिस्टम था वो जो है वो इंग्लिश मीडियम था, ठीक है। और वो लाजमी बात है जो आपका मदरसा सिस्टम था उसको वो एंटी कर रहा था, ठीक है। इसी वजह से मुस्लिम्स के अंदर जो है वो एंटी एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स उभरना शुरू हो गए थे। इसमें एक आप लोग लॉर्ड मैकॉले, एक बंदा है लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले की एक कोटेशन है। वो कोटेशन जो है ना आप लोग वैसे तो उसके जो है ना जो सेम उसके जो अल्फाज हैं, वर्डिंग है उसकी, वो तो आप लोग गूगल से देख लेना, लेकिन उसके अंदर हुआ क्या था, बात क्या उसने की थी कि अगर आप लोगों ने मुस्लिम्स के ऊपर कब्ज़ा करना है तो उनके एजुकेशन सिस्टम को ख़राब कर दो, उनके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दो, ठीक है।
तो इसी वजह से लॉर्ड मैकॉले जो था वो उसने 1835 में ये बात की थी, ठीक है। तो इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी, आया था ना यहाँ पे इंडिया के अंदर, इसने आके सर्वे किया था, एक रिपोर्ट तैयार की थी, और जो है ना अपने जो है ना वहाँ पर मास्टर्स को, जो अपने इसके जो थे, उनको इसने वापस भेजी और बताया कि भाई इनका एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, इनका एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दो। फिर ब्रिटिश ने क्या किया कि को एजुकेशन ले आया वो यहाँ पर। को एजुकेशन की वजह से लाजमी बात है जो हमारे सूफ़ी लोग थे, जो हमारे स्कॉलर्स थे, इस्लामिक स्कॉलर्स, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई को एजुकेशन कहाँ से आ गया, लड़के लड़की एक ही जो है ना कॉलेज स्कूल में पढ़ेंगे। तो ये एंटी इस्लामिक वैल्यू थी, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो मुस्लिम्स थे, जितने भी स्कॉलर्स वगैरह थे, वो इनके ख़िलाफ़ खड़े हुए। फिर सिर्फ यही बात नहीं है, इनका एंटी हिंदू वैल्यूज़ भी था, क्योंकि हिंदुओं की अपनी एक उनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उनके हाँ भी बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का कल्चर है। वो आजकल वो कल्चर, लाजमी सी बात है, ब्रिटिश के कल्चर ने उसको रिप्लेस कर दिया है काफ़ी हद तक, लेकिन उनका अपना जो कल्चर है वो अगर आप लोग देखें, पुराने ज़माने के लोगों को देखें, तो उनका एक अपना कल्चर हुआ करता था। इनका एक जो सत्ती का एक्ट था, उसको भी ये ब्रिटिश की वजह से जो है ना, ब्रिटिश ने कहा भाई नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये तो, क्योंकि इंसान तो वो भी थे, ब्रिटिश भी थे, उन्होंने कहा भाई ये तो सही बात नहीं है कि भाई औरत को जला दिया जाए। तो इसी वजह से जो हिंदूज थे वो भी इनसे हैप्पी नहीं थे कि भाई ये हमारा जो, तो इसी वजह से ब्रिटिश थे वो भी इनसे खुश नहीं थे कि भाई हमारा जो कल्चर है उसके अंदर क्यों ये इंटरफेयर कर रहा है। ठीक हो गया। फिर आप लोगों को पता है ये जो है ना आपका जो वेस्टर्न, जो आपका सॉरी जो लैंग्वेज है इनकी, उसके भी ये लोग खिलाफ थे, इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पता नहीं क्या लिख दिया है, एंटी लैंग्वेज, तो ये एंटी लैंग्वेज भी थे इनकी, इंग्लिश को भी कोई बर्दाश्त नहीं करता। हिंदुओं की अपनी ज़ुबान थी उस टाइम, तो उर्दू चलती थी, फिर फ़ारसी थी, उससे पहले संस्कृत, जो हिंदू हैं उनकी बहुत पुरानी ज़ुबान है, तो जो है ना वो पुरानी ज़बान चलती थी वहाँ पर। तो इस वजह से भी ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये लोग क्यों खुश नहीं थे इनसे, ये हम कॉजेज़ डिस्कस कर रहे हैं इसकी। ठीक हो गया। इसमें ड्रेसिंग, आपका लाइफ स्टाइल, हर चीज़, सिंबल ऑफ ब्यूटी ख़ास तौर पे जो थी आपकी, वो इन्होंने सेट कर दिया था कि भाई जो सिंबल ऑफ, जैसे बालों को डाई करना, लिपस्टिक, और ये चीज़ें कौन लेकर आया था यहाँ पर, ये चीज़ें ब्रिटिश ही लेकर आए थे ना यहाँ पर। ठीक हो गया। लेंसेज हो गए आपके, ये इसी को हम कॉलोनियल मेंटेलिटी भी कहते हैं। आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा, एक ऐसे भी आया हुआ था कि जो कॉलोनियल मेंटेलिटी है आपकी, वो जो है वो पाकिस्तान का जो प्रोग्रेस है उसको वो हिंडर कर रही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है ना वो इनके जो दिल थे इनके, उनके दिलों में एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स जो है वो एमर्ज हो रहे थे। फिर अगली रीज़न जो है हमारी वो है कि क्रिश्चियन जो मिशनरीज थी, वो आपका क्या कर रही थी, अपनी क्रिश्चियनिटी को जो है ना वो यहाँ पर फैला रही थी, ठीक है। उन्होंने जो है ना वो एक और काम भी किया था, एक हरकत भी उन्होंने की थी कि जो गाय की जो काऊ का जो फैट होता है ना, काऊ फैट, उसको उन्होंने एज अ ग्रीस यूज़ किया था। जो आपके जो बुलेट्स बनाते हैं ना, उसके अंदर लाजमी सी बात है एयर टाइट करना होता है उसको, तो उसको एयर टाइट करने के लिए बुलेट्स को ये काऊ फैट यूज़ किया करते थे। इस वजह से जो इनके जो हिंदू थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि भाई हमारी जो, क्योंकि इनकी तो माता जी हैं वो, ठीक है, तो इनकी माता जी की चर्बी जो है ना वो इन्हीं को मारने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, लिहाजा इसी वजह से इनको वो हो रहा था। एक ट्रिगर पॉइंट था इनका, जिसको हम 8th रीज़न बना लेते हैं अपनी, ठीक है, इसको हम ट्रिगर पॉइंट ही कह देते हैं, चलें। वो क्या था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी आर्मी के अंदर हिंदूज़ को और मुस्लिम्स को उन्होंने सेलेक्ट करना शुरू कर दिया था, अपॉइंट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। लाजमी सी बात है, मुसलमानों को ये बात वारा नहीं खा रही थी कि भाई अभी मुसलमान ही कल हमारे ख़िलाफ़ खड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई आपकी, ठीक है। तो जो मुस्लिम्स का जो पीक टाइम था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि लाजमी बात है वो हार गए बुरी तरह से, उनकी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड थी। तो अब जो वॉर हुई थी ना, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ये हुई थी, तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपका जो फिगर हेड था वो कौन था, वो थे आपके बहादुर शाह जफ़र। ये भी एमसीक्यूज पर्पस के लिए ही हम इसको देख रहे हैं।
ताकि अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आप लोगों को फ़ौरन याद आ जाए कि भाई ये कौन बंदा था। बहादुर शाह ज़फ़र जो थे, तो इन्होंने जो है ना ये फिगर हेड थे इस वॉर के, ठीक है। इन्होंने ही मुसलमानों की तरफ से लड़ाई की थी। तो लेकिन जो वॉर शुरू की थी वो किसने की थी? ब्रिटिश ने की थी, क्योंकि जो मुसलमान थे वो ना उनके खिलाफ उल्टी उल्टी हरकतें, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और जो है ना बगावत भी कर रहे थे, कुछ लोग तो फतवे दे रहे थे उनके खिलाफ, ठीक है। इसी वजह से ब्रिटिश ने कहा भाई अब बहुत हो गया, ये लोग हाथ में नहीं आ रहे, लिहाजा उसने अटैक किया इनके ऊपर, ठीक है। बहादुर शाह सफ़र को इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम्स के जो स्कॉलर्स थे, उनके पंडित वगैरह थे, वो भी इन्वॉल्व थे इस वॉर के अंदर। अब हम देखते हैं कि भाई ये क्यों फेलियर क्यों हुआ। मुस्लिम्स जो थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम्स का होल्ड था, वो क्यों जो है ना वो ख़त्म हुआ। हम कॉजेज ऑफ फेलियर हम देखेंगे, ठीक है। पहली चीज़, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, ठीक हो गया। डिसयूनिटी थी, हिंदू मुस्लिम अपने अपने एजेंडाज के लिए लड़ रहे थे, उनके दरमियान में यूनिटी नहीं थी, उनके अपने अख्तलाफात इतने बहुत ज़्यादा थे कि नेचुरली उनकी जो कोऑर्डिनेशन थी वो बन ही नहीं पा रही थी। यहाँ पर भी टू नेशन थ्योरी जो है वो आप लोग देख सकते हैं 1857। हालांकि ये थ्योरी जो थी इसका नाम तो बहुत पहले दिया गया था, लेकिन कभी कभी इस पे सवाल आ जाता है कि टू नेशन की जो थ्योरी है उसकी जो है ना इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका आप बताएं। तो ये टू नेशन थ्योरी यहाँ पे आप लोग कई जगहों पर आप लोग देखेंगे। अभी हम जो आगे जो पॉलिटिकल एरा है इनका वो डिस्कस करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि टू नेशन थ्योरी कितनी दफ़ा यहाँ पर जो है ना वो नज़र आई है हमें, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं टू नेशन थ्योरी को कई जगहों पर। अच्छा जी, अगला क्या था? कोई लीडरशिप भी नहीं थी। अब लाजमी बात है, लाजमी हर स्कॉलर जो थे वो अपने अपने जो है ना बंदों को लेकर मैदान में कूदे हुए थे, लेकिन उनका कोई एक लीडर नहीं था ना, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई हायरार्की नहीं थी, ठीक है। नो लीडरशिप के बजाय आप लोग नो हायरार्की लिख लें। नो हायरार्की, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं थी इनकी, स्ट्रेटजी इनकी वीक थी। ये हम रीज़न, हम कॉजेज़ जो है ना वो फेलियर के बता रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉजेज़ हम निकाल लेंगे ताकि हमें फिर जो है ना वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए कोई दिक्कत पेश ना आए। इनकी वीक स्ट्रेटजी थी ये आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक हो गया। इनकी जो थी वो कोई जो है ना टेक्नोलॉजी जो थी इनकी वो बैकवर्ड थी। आप लोगों को मैंने बताया ये स्वॉर्ड से लड़ते थे, डंडों से लड़ते थे, जो ब्रिटिश थे वो गन से लड़ते थे। और फिर सिर्फ नेशनल डिसइंटीग्रेशन नहीं थी, जो आपकी ट्राइबल डिसइंटीग्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसमें आइडियोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन आ जाती है, क्योंकि ट्राइब्स जो थे उनके बीच में भी आपस में इख्तलाफात थे, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे। उनके डिफरेंट कास्ट थी, उनके डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट रिलीजन था उनका, ठीक है। ये डिसइंटीग्रेशन है, ठीक है। नंबर 6, ये हमने देख लिया हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है ना वो आपने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी एक आप डिसयूनिटी, हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी, इसका भी एक पॉइंट बना लें। इस पर भी कुछ ना कुछ तो लिखा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाएं ताकि आसानी हो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। इन्हीं कॉजेज़ के ज़मरे में आप लोगों को जो पस मंज़र है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझ में आता जा रहा होगा खुद ब खुद कि कैसे जो है ना लोग हारे। जो प्रिंसली स्टेट्स है, जो प्रिंसेस ब्रिटिश ने अपने जो बिठाए हुए थे ना, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वॉर के अंदर। ये भी एक रीज़न हो गई हमारी कि जो आपके प्रिंसेस थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। अगली रीज़न, ब्रिटिश वाज ऑर्गेनाइज्ड, ब्रिटिश जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थे, ये भी रीज़न आ गई। ब्रिटिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उनकी जो नाइन्थ, इनकी नेवल पावर, ये जो है ना दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर नेवल पावर इन्हीं के पास थी, ठीक हो गया। तो फिर ये आपके जो कॉजेज़ हैं यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपको पता है फिर ऑब्वियसली हारना तो था इन्होंने ही।
तो इसके आउटकम्स अब हम देख लेते हैं कि आउटकम्स क्या क्या निकले। पहला, ब्रिटिश का फुल कंट्रोल आ गया यहाँ पे, ठीक है। EIC जो थी आपकी, वो उसकी जो आपका अल्लाह भला करे ऑफिशियल हो गई ना, वो पहले वो ऑफिशियल नहीं थी ना यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने वायसराय गवर्नर्स की पोस्ट यहाँ पर थी इनकी, यहाँ पर वायसराय गवर्नर्स, ये दोनों पोस्टेस इनकी जो है ना यहाँ पे थी, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रस्ट, ये भी एक आउटकम निकला कि स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रस्ट अगेंस्ट मुस्लिम्स के लिए काफ़ी जो है ना वो हो गए कि मुस्लिम्स अच्छे लोग नहीं हैं। ये इनके दिमाग में बैठ गई बात कि मुस्लिम्स जो हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो भी अब आगे देखेंगे, ठीक है, जब हम रिफॉर्मर्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म होने वाला है बिल्कुल, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश की जो मिलिट्री थी आपकी, वो और ज़्यादा आपकी जो है ना वो स्ट्रॉन्गर हो गई यहाँ पर, क्योंकि उसका पूरा का पूरा होल्ड आ गया था। अब तो लाजमी बात है उन्होंने अपनी जो फ़ौजें थी वो भी यहाँ पर लाकर बिठा दी थी, इसी वजह से काफ़ी जो जगहों पर उनका होल्ड हो गया था। तो अच्छा, एक और इम्पेक्ट क्या पड़ा कि मुस्लिम्स को ये मुस्लिम्स रियलाइज्ड कि हम इनको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, ठीक है, हम इनको बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। अच्छा जी, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर हमारा वो ख़त्म हो जाता है। जो हमारा बिल्कुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो ये सिलेबस आप लोगों को मैं दिखाऊं ना यार, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो हमारा टॉपिक था, यहाँ तक ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिफॉर्मर्स को देखेंगे। रिफॉर्मर्स क्या थे? रिफॉर्मर्स की के बारे में हमने इसको एक अलग से जो है ना इसकी हेडिंग इसी वजह से बना ली है, ताकि हम जितने भी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर्स हैं हम उनको जो है ना अलग अलग डिस्कस कर लें, ताकि आसानी रहे ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लेकर चलें इस मामले को। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिफॉर्मर्स। क्या हो गया? ब्रिटिश इसके जो हम रिफॉर्मर्स हैं उसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले हमने ये तो डिस्कस कर लिया था, सिलेबस आप लोग देख लें। हमने मुजद्दिद अलिफ़सानी, शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद ख़ान, सैयद अहमद शहीद, हाजी शरीयतुल्लाह, इनको हम देखेंगे, इन सब को हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो मुजद्दिद अलिफ़सानी को देखेंगे। मुजद्दिद अलिफ़सानी, इनका जो सही नाम था वो क्या था? मुजद्दिद कहते हैं, सबसे इसको तो पहले समझ लें। मुजद्दिद कहते हैं कि जो किसी चीज़ को रिवाइव करता है, ठीक है, अगर किसी चीज़ में कोई गड़बड़ हो गई है तो उसको वो ठीक करता है आकर, ठीक है। अलिफ़सानी यानी कि 1000 साल के बाद, मुजद्दिद अलिफ़सानी यानी कि 1000 साल के बाद, ठीक हो गया। जो अगला 1000 साल के बाद जो अगला साल है ना उसमें, ठीक है, ये अगले जो 1000 साल के बाद जो अगला हज़ारवां साल जो जिसमें अभी हम चल रहे हैं, उसके उस दौर के जो मुजद्दिद थे वो यही थे, मुजद्दिद अलिफ़सानी। इनका जो सही नाम था वो क्या था? इनका सही नाम था शेख अहमद सरहिंदी। इनका जो जिस फ़िक़ा को ये फॉलो करते थे वो ये हनफी फ़िक़ा को फॉलो किया करते थे, हनफी फ़िक़ा। अच्छा जी, आज तो बड़े लोग हनफी फ़िक़ा के ऊपर एतराज़ करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग थे, अल्लामे थे, स्कॉलर्स, उन्होंने हनफी फ़िक़ा को फॉलो किया। थोड़ा सा इंटरनेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच बीच में, इसमें टेंशन नहीं लेना है। अच्छा जी, शेख अहमद सरहिंदी की हम अब बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे रिफॉर्मर हैं वो कौन है? शेख अहमद सरहिंदी। यार ये मुर्गे ने बड़ा तंग किया हुआ है। अच्छा, इनका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका जो है ना वो देख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि इनके टाइम पर जब ये आए तो उस टाइम जो है ना वो, अच्छा इनका सबसे पहले वो आप देख लें, शेख अहमद सरहिंदी का टाइम पीरियड जो है ना वो देख लें, 1564 to 1624।
ये इनका टाइम पीरियड है। तो 1564 में कौन था? अकबर था। आप लोगों को याद होगा अकबर जो है वो इसी टाइम पीरियड में था। तो अकबर ने, आप लोगों को पता है कि बैकग्राउंड में हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा कि अकबर ने दीन इलाही बनाया हुआ था। दीन इलाही क्या था? दीन इलाही के अंदर एक नजरिया था, वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वहदत यानी कि एक ही बंदा है, एक ही शख्स का वजूद है, जितने भी लोग हैं। इसका मतलब जो घुमा फिरा के आप लोगों को बताने से बेहतर है कि इसका साफ मतलब मैं आप लोगों को बताऊं कि हर बंदा जो है वो क्या है? वो खुदा है। हर बंदा खुदा है, ये इसका मतलब था। ठीक है। अगली रीज़न यहाँ पर क्या थी? अच्छा, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? ये अकबर का दीन इलाही भी इसी टाइम में चल रहा था। गैम्बलिंग यहाँ पर होती थी। मैंने आप लोगों को बताया ना, ताश के पत्ते लोग खेला करते थे, वहाँ पर इनका जो है ना जुआ लगा करता था। गैम्बलिंग एंड इंटरेस्ट, सूद पर भी काफ़ी कारोबार हुआ करते थे, इंटरेस्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। इस्लाम आप लोगों को पता है जो है ना वो कमज़ोर हो रहा था। अच्छा जी, एक्स्ट्रा वेजेंसीज थी हमारे पास काफ़ी सारी। हमने एक्स्ट्रा वेजेंसी का मतलब भी हमने देखा था। एक्स्ट्रा वेजेंसीज का मतलब है कि फजूल खर्ची, यानी कि अपना पैसा मुफ्त में अय्याशियों में उड़ाना। ठीक हो गया। हमारी जो नोबिलिटी थी, नोबिलिटी कौन होती है? वो लोग जो बादशाह के दरबार में काम करते हैं, उनको हम नोबिलिटीज़ यानी कि बड़े बड़े बादशाह, वजीर, मिनिस्टर्स जो थे ना बादशाह के, नोबिलिटी जो थी वो क्या हो रही थी? वो भी कमज़ोर पड़ रही थी, और वो इस्लाम को छोड़ रहे थे। ठीक है, दीन इलाही पर आ रहे थे, क्योंकि बादशाह का जो दीन होता है लोग भी उसी को फॉलो किया करते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड चल रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी की सर्विसेज क्या क्या हैं। ठीक है, इनकी सर्विसेज पे अक्सर सवाल आ जाता है। अभी भी इस साल भी इनकी सर्विसेज पे सवाल आया हुआ था। इनकी सर्विसेज बता दें तो इनकी सर्विसेज, सबसे पहली सर्विस इनकी देख लेते हैं। इन्होंने वहदतुल शहूद का नज़रिया पेश किया। वहदतुल शहूद क्या है? कि भाई एक ही बंदा, एक ही है ज़ात, खुदा एक ही है, हर कोई नहीं है, एक ही खुदा है। ठीक है, यानी कि तौहीद के नज़रिए को उन्होंने रिवाइव किया, जो कि जिसमें काफ़ी गड़बड़ हो चुकी थी। दूसरी इनकी सर्विस, इन्होंने लेटर्स लिखे नोबिलिटीज़ को, लेटर्स टू नोबिलिटीज़। तो नोबिलिटीज़ को इन्होंने क्या लेटर लिखे? यहाँ पर एक स्टोरी में आप लोगों को, थोड़ी स्टोरी क्या है, एक आप लोगों को मैं समझाने के लिए एक थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता देता हूँ। हुआ ये था कि जो अकबर था वो दीन इलाही में पड़ा हुआ था, और जो उसके दरबारी थे वो भी दीन इलाही के चक्कर में थे, और उसके जो दरबार में कुछ मुसलमान भी थे। तो मुसलमान क्या कर रहे थे? मुसलमान, आप लोगों को पता है, वो ख़ुद भी फ़िरक़ों में बटे हुए थे। ठीक है, अहले हदीस, ये उस टाइम भी ये फ़िरका मौजूद था। ठीक है, आपका आपका अल्लाह भला करे, शिया, शिया सुन्नी बहुत ज़्यादा उस टाइम था मामला। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेक्ट्स के लोग थे वो बादशाह को भड़काते रहते थे। कोई कहता था हम शिया, कहते थे हम सही हैं, जो अहले हदीस थे वो कहते थे हम सही हैं, जो हनफी थे वो कहते थे हम सही हैं। तो तो बादशाह तंग आ गया, अकबर तंग आ गया और कहा कि भाई सब सही हैं। एक तो ये ना वो कहता कि भाई सब गलत हैं, वो सब गलत हैं उसने क्यों नहीं कहा? क्योंकि लाजमी बात है भाई, बादशाह उसको अपनी रियाया का सपोर्ट चाहिए। तो उसने कहा कि भाई सब सही हैं, ये नहीं कहा कि सब गलत हैं, कहा सब सही हैं। और फिर उसने ये दीन इलाही बना लिया था, और फिर जो है ना मामला हुआ था। तो मुजद्दिद अलिफ सानी जो थे उन्होंने लेटर्स जो लिखे थे नोबिलिटीज़ को, क्या थे? उन्होंने लेटर्स भी लिखे थे, और ना सिर्फ ये, उन्होंने डेलीगेशंस भी भेजे थे, डेलीगेशंस टू नोबिलिटीज़। ठीक है, अब लेटर्स में भी बातें हुई थी, और डेलीगेशंस भेजकर मीटिंग्स भी हुई थी। तो उन्होंने कुछ लोगों को तैयार किया था, अपने जो डेलीगेशंस भेजे थे ना उसमें कुछ लोगों को तैयार किया था, उनको समझाया था कि भाई अकबर जो है ना वो बादशाह है, उससे तमीज़ से बात करना है। आपने ये नहीं है कि उसको आपने फतवेबाजी शुरू कर देनी है, और जो है ना उसको आपने कहना है कि भाई तुम तो काफिर हो, इस्लाम से फारिग हो, इस तरह की बातें नहीं करनी है। आपने क्या करना है कि आपने
प्यार से बात करनी है, प्यार से समझाना है। पहला मकसद क्या था उनका कि भाई आपको एंट्रेंस मिल जाए, दरबार के अंदर आपको एंट्रेंस मिल जाए। एंट्रेंस उनको मिल गई किसी तरह से। फिर उन्होंने बादशाह से बातें की, डेलीगेशन जो भेजे थे उन्होंने बादशाह को समझाया, ठीक है। इसमें बादशाह काफ़ी हद तक मुतमईन हुआ, मुतासिर हुआ, बादशाह के दरबार में जगह बनाई, भरोसा बनाया, ठीक है। ट्रस्ट आपका डेवलप किया इन्होंने यहाँ पर। और यहाँ पर ये लोग काफ़ी टाइम तक ये लोग क्या कर रहे थे, काफ़ी टाइम तक ये लोग जो है ना वहाँ पर बादशाह के दरबार में सर्व करते रहे और अपना भरोसा बनाने में कामयाब हो गए। आगे क्या हुआ वो आप लोग खुद समझदार हैं। फिर क्या हुआ था, अगली सर्विस इनकी क्या है कि इन्होंने जहांगीर को लेटर्स लिखे थे, ठीक है। लेटर्स टू जहांगीर। जहांगीर इनका स्टूडेंट भी था, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जहांगीर ने इससे सबक भी पढ़ा था। तो जहांगीर को उन्होंने काफ़ी जो है ना वो ट्रेन, और अगला बादशाह भी जहांगीर बनने वाला था, ठीक है। तो इसी वजह से जहांगीर जब आया था तो उसने फिर दीन इलाही को ख़त्म भी किया था। तो ये इन्होंने काम किया था कि लेटर्स टू जहांगीर, ठीक है। इसमें आप लोग पूरा बता सकते हैं कि इसने फिर जहांगीर ने एंडेड दीन इलाही, ठीक है। ये काम किया इसने। इन्होंने एक और काम क्या किया, इन्होंने नक्शबंदिया ऑर्डर जो था, नक्शबंदिया ये एक सूफ़ी ऑर्डर है, में चिश्तिया होते हैं, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, ये ऑर्डर इन्होंने एस्टेब्लिश किया। नक्शबंदी सिलसिले के जो थे वो यही थे आपके मुजद्दिद अलिफ़सानी, ठीक है। इन्होंने इस सिलसिले को एस्टेब्लिश किया यहाँ पर, और इसी सिलसिले के ज़रिए इन्होंने इस्लाम को फैलाया। काफ़ी लोग जो थे इनके मुरीद थे और वो आकर इनसे जो है ना वो इनसे सबक सीखा करते थे, अल्लाह अल्लाह सीखा करते थे। इन्होंने ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम जो है वो रिप्रेजेंट की, ट्रू पिक्चर ऑफ। इन्होंने चारों जितने भी फ़िक़ा थे, हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, जो है ना, उनको इन्होंने क्या किया कि भाई किसी एक को फॉलो कर लें, तमीज़ के साथ, दूसरे को बुरा ना कहें। तो यही हुआ, इन्होंने इस तरह से इसको फ़िरका बंदी को, जो सेक्टेरियनिज़्म था, उसको ख़त्म किया। इन्होंने अगली सर्विस इनकी, इन्होंने क्या किया, स्टॉप्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ इस्लाम। लाज़िमी बात है, इस्लाम ख़त्म हो रहा था ना, मिट रहा था, दीन इलाही की वजह से इस्लाम ख़त्म हो रहा था। बादशाह के दीन को ही लोग पसंद कर रहे थे और उसी को लोग ज्वाइन कर रहे थे। इन्होंने टू नेशन थ्योरी को प्रोपोगेट किया, टू नेशन थ्योरी को इन्होंने प्रोपोगेट किया। मतलब इन्होंने कोई टू नेशन थ्योरी का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया कि भाई हिंदू एक अलग चीज़ है, मुसलमान एक अलग कौम है। सर हिंदी जो थे वो स्पिरिचुअल गार्डियन ऑफ मुस्लिम्स थे, ठीक है। यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इनके बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़े जो इनके पीर साहब थे, वो कौन थे, सर सैयद अहमद ख़ान, ये सॉरी आपके मुजद्दिद अलिफ़सानी ही थे, जिनको हम शेख अहमद सरहिंदी भी कहते हैं। ठीक हो गया। इनकी सर्विसेज हमने देख ली, इनकी सर्विसेज ऐसे ही हैं, ठीक है। ये तमाम सर्विसेज। टू नेशन थ्योरी किस तरह से, अब देखें, टू नेशन थ्योरी जब आप लोग पेपर में करें तो मैंने भी यही काम किया था। जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने ये क्वेश्चन इसी तरह से अटैम्प्ट किया था। इनकी सर्विसेज की हेडिंग डाल के, ये तमाम हेडिंग्स डाल के मैंने आगे जो है ना, ये टू नेशन थ्योरी का जब आया तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि टाइम कम था, और मैंने यहाँ पर एक जो आपका फ्लो चार्ट बना लिया था, तो वो मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। टू नेशन थ्योरी, ठीक है, अगर ये ना होती स्टार्ट, तो जो आपके स्कॉलर्स थे वो आपको पता है कि पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर भी जो है ना वो शामिल थे, ठीक है। इस्लाम जो है वो रिवाइव ना हो पाता, उनको ये पहचान ही ना हो पाती कि भाई जो है ना वो इस्लाम कुड नॉट रिवाइव, ये हो गया, ठीक है। उनको ये पता ही नहीं चलता कि भाई कौन सही है कौन गलत है, वो दीन इलाही में ही लगे रहते हैं, ठीक है। अगर इस्लाम ना फैलता तो क्या होता, पाकिस्तान मूवमेंट जो थी वो वीक हो जाती, पाक मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता, आपकी पाकिस्तान मूवमेंट वीक हो जाती, फिर क्या होता आपका कि इंडिपेंडेंस हमें ना मिलती, नो इंडिपेंडेंस, ठीक हो गया। नो इंडिपेंडेंस हमें क्यों नहीं मिलती,
क्योंकि भाई टू नेशन थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी नहीं होती, और टू नेशन थ्योरी अगर ना होती तो लाजमी बात है फिर क्यों एक सेपरेट नेशन का आपने, क्योंकि सेपरेट नेशन तो आप लोगों को पता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं नॉलेज के लिए, पाकिस्तान अफेयर में तो कोई काम नहीं इसका, लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए कि जो यूएनओ था उसी ने ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो शुरू किया था। वैसे तो पहले से था ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, लेकिन यूएनओ ने जो है ना इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी मुल्कों को आज़ाद करवाया, तो ये यूएनओ के तहत पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। अच्छा जी, अब हमारे ये रिफॉर्मर तो हो गए ख़त्म, अब अगले रिफॉर्मर की तरफ चलते हैं हम। अगले रिफॉर्मर हमारे जो हैं वो हैं शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह ठीक हो गया। इनका टाइम पीरियड क्या था आपके पास, 1703 टू 1762। ये अक्सर जो एमसीक्यूज है उसमें आ जाता है कि भाई कब पैदा हुए थे, ये 1703 में पैदा हुए थे। बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले, बैकग्राउंड इनका भी तकरीबन उसी तरह का था, ठीक है, सिर्फ आपका जो था वो दीन इलाही को किसी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। इनके टाइम पीरियड पे कौन थे, औरंगज़ेब थे, और औरंगज़ेब आपको पता है एक वीक रूलर थे। उन्होंने मतलब काफ़ी तारीफ़ें भी हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर हम यही देखते हैं कि भाई ये एक वीक लीडर थे, वीक रूलर थे, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने इनके बारे में आप लोगों को बता दिया था कि सारा सिस्टम इनका मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इन्होंने जो है वो आगे भी किसी को बादशाह के लिए जो है ना अपनी जो टाइम लाइन होती है ना वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो आपकी फ्रंट लाइन होती है वो इन्होंने ख़त्म कर दी, अपने किसी बच्चे को इन्होंने आर्मी में इन्होंने नहीं लेकर आए। ठीक हो गया। इससे क्या हुआ, आपकी जो आर्मी थी वो पहली बात, दूसरी बात ये कि आर्मी जो थी आपकी वो डीमोरलाइज हो गई। वो क्यों हुई, वो इसीलिए हुई क्योंकि औरंगज़ेब एक वीक रूलर था। अगली जो हमारे पास इनकी बैकग्राउंड में जो काम हो रहा था वो क्या हो रहा था कि राइजिंग हिंदू ऑपरेशन अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट मुस्लिम आप लोग खुद लिख लें। 1793 में नादिर शाह ने अटैक किया था, उस टाइम भी यही थे, औरंगज़ेब साहब थे यहाँ पे, नादिर शाह अटैक्ट। ठीक हो गया। आपकी जो थी वो मोरल करप्ट डेप्रिविटी थी, ठीक है। इसमें क्या था कि जो इस्लाम को है वो लोग जो है ना वो छोड़ रहे थे, काफ़ी लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था। दीन इलाही को एक्सेप्ट करना, इसका तो यही मतलब है ना कि हमने, ठीक है, तो ये मोरल करप्ट डेप्रिविटी क्या थी, इसके अंदर इस्लाम को जो है ना लोग छोड़ रहे थे। अच्छा, अब हम इनकी सर्विसेज देखते हैं। ये इनका बैकग्राउंड हो गया, इसको आप लोग इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया कि बैकग्राउंड भी आप लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज देखते हैं इनकी, इनकी सबसे ज़्यादा सर्विसेज जो है वो इन्हीं की थी। अच्छा जी, तो मसला ये है कि अभी हम लेते हैं 5 मिनट की ब्रेक, फिर हम जो है ना वो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, वीडियो चलती रहेगी। हेलो, अच्छा जी, आप लोग हैं यहाँ पर, तो लेक्चर एंडिंग टाइम जो होगा हमारा आज वो होगा 10 बजे, ठीक है। कोशिश करेंगे 10 बजे तक अगर पहुँच सके तो पहुँचेंगे, तो देखते हैं कहाँ तक है स्टेमिना आप लोगों का भी। सर्विसेज देखते हैं हम सबसे पहले जो है ना वो आपका शाह वलीउल्लाह की हम सर्विसेज देखते हैं। टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बता दिया है इनका, ठीक है। रिलीजियस सर्विसेज, इनकी रिलीजियस सर्विसेज और इनकी जो है ना वो पॉलिटिकल मिलिट्री सर्विसेज, इनकी इकोनॉमिक सर्विसेज भी हैं, तो हम इसको इस तरह से कैटेगरिकली जो है ना हम इसको लेकर चलेंगे। रिलीजियस सर्विसेज इनकी क्या है, इन्होंने कुरान को जो है ना वो ट्रांसलेशन किया है उसका, ठीक है। किस ज़ुबान में, फ़ारसी ज़ुबान में, पर्शियन। ठीक हो गया, ये काम इन्होंने किया। अच्छा जी, पर्शियन में इन्होंने क्या किया,
कुरान को ट्रांसलेट किया। कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद, ये भी इन्होंने दिया। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद पहले से था, लेकिन इसको एक तरह से रिवाइव इन्होंने ही किया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया था। लोग ये समझ रहे थे कि भाई इस्लाम के पास जो जदीद मसाइल का हल मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने आके बताया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इस्लाम के पास हर चीज़ का हल मौजूद है। ये जो है ना वो ब्लाइंड फॉलोइंग के अगेंस्ट थे, इस्लाम को जो है ना अगेंस्ट ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ इस्लाम। ठीक है क्या यार, ये है ठीक है। इन्होंने कॉल्ड फॉर फॉर्चुनिटी, इन्होंने 4 इमामों के बीच में जो ना वो बैलेंस कायम किया, बैलेंस्ड बिटवीन 4 इमाम्स। वो कैसे? इन्होंने तमाम फ़िक़ाओं को जो है ना वो सीखा, हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, इन फ़िक़ा को इन्होंने सीखा और फिर इन्होंने उनके बीच में एक बैलेंस कायम किया। इन्होंने यही बताया कि भाई किसी एक को ही फॉलो करें हम, ठीक है, और जो है ना ये नहीं करें कि तफरकाबाजी नहीं करें, यानी कि जो ऐसे मसाइल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं लोगों के, उन मसाइल के ऊपर ना जाया जाए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस्लाम के, उनके ऊपर जो है ना वो एडहेरेंट हो जाया जाए। ठीक हो गया। इसमें इन्होंने चारों जो फ़िक़ह थे उनके बीच में इन्होंने एक बैलेंस कायम किया। अब हम इनकी पॉलिटिकल सर्विसेज देखते हैं। अच्छा जी, पहली बात इसमें इन्होंने कहा कि भाई नो हेरिडिटरी पॉलिटिक्स, कोई हेरिडिटरी पॉलिटिक्स नहीं होगी। ठीक है, इन्होंने कहा भाई मेरिटोक्रेसी को लेकर आओ। हेरिडिटरी पॉलिटिक्स का क्या मतलब है कि जैसे कि एक बंदा है सियासत के अंदर, ठीक है, क्या हो गया, जैसे कि एक बंदा है सियासत के अंदर और उसी की जो औलाद है वो फिर आगे सियासत में आ जाती है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। मेरिटोक्रेसी की बिना पर जो है ना लोग लीडर बनने चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई सेल्फ कॉन्शियसनेस फॉर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक हो गया, पॉलिटिकल क्या मतलब कि भाई सियासत में अगर जाना है तो सबसे पहले अपने आप को समझो, अपने आप अपनी पहचान करो, पहले अपने आप को तब्दील करो, उसके बाद फिर सियासत में आकर फिर कुछ काम करना। पहले अपने आप को चेंज किया जाए। ठीक हो गया, ये इनकी जो है ना वो पॉलिटिकल सर्विसेज हो गई। इन्होंने शिया सुन्नी यूनिटी के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी काम किया, उसके ऊपर भी इनकी काफ़ी खिदमात हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है शिया सुन्नी जो तज़ाद है वो बहुत ही बड़ा तज़ाद है, तो उसको भी इन्होंने मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। अगली सर्विसेज इनकी हैं मिलिट्री सर्विसेज। मिलिट्री सर्विसेज इनकी क्या थी? इन्होंने जिहाद के लिए कॉल किया। ठीक है, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को जो है ना, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो थे उनको इन्होंने क्या किया, बुलाया कि भाई आओ यहाँ पर, इस्लाम को यहाँ पर जो है ना ज़रूरत है, इस्लाम कमज़ोर हो रहा है, तो यहाँ पर उसको बचाओ। ठीक है, इन्होंने लेटर भेजा, इन्होंने लेटर टू अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर आया और उन्होंने मराठास के साथ जंग की। ठीक है, और इन्होंने मराठास को वीकन कर दिया। ये देखें ना, यहाँ पे एक मैप आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। अहमद शाह अब्दाली जो थे वो इस तरफ से आए थे, अफ़गानिस्तान की तरफ से आए थे, ये दिल्ली था, और जो मराठास थे वो यहाँ से दिल्ली को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। इसी से इन्होंने लड़ाई की और फिर जो है ना वो इन्होंने इस्लाम को यहाँ पर अपनी मिलिट्री जो सर्विसेज थी वो इन्होंने पेश की।
अब हम इनकी इकोनॉमिक सर्विसेज जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्विसेज में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नेगेट किया किस चीज़ को, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। यानी कि इन्होंने ज़कात को जो सिस्टम था उसको नाफिज करने के लिए बहुत बातें की कि भाई ज़कात को सीरियस लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग थे जो ज़कात को सीरियस नहीं ले रहे थे। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की, यानी कि जो रिच पुअर गैप है उसको इन्होंने कम करने की बात की, रिच पुअर गैप के बारे में कि भाई रिच पुअर गैप को कम किया जाए, टैक्सेशन के अंदर बेहतरी लेकर आए, टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की जाए। ठीक है, उसके अलावा ये कंट्रोल्ड एक्सेसिव टैक्सेशन के मानने वाले थे। क्या हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह से ये, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि देखें, एक होता है आपका जो टैक्सेशन आपका सिस्टम होता है, वो एक होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मराठास जो थे वो आपका जो इंडिया था उसके अंदर ही एक ट्राइब था, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह पर जो ये इंडिया का मैप हमने बनाया है ना, यहाँ पे आप देखें जो नीचे का जो जितना भी एरिया है, यहाँ पर जो मराठास थे उन्हीं की आबादी थी। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक कबीला था और ये चाहता था यहाँ पर बार बार कब्जा, इन्होंने पहले भी कई दफ़ा कब्जा यहाँ पे जो है ना वो हमला किया था, लेकिन इस दफ़ा भी इन्होंने हमला किया था। फिर अहमद शाह अब्दाली जो थे वो अफ़गानिस्तान की तरफ से आके उन्होंने इनको काउंटर किया था। टैक्सेशन का सिस्टम मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक होता है आपका जो आपका प्रोग्रेसिव टैक्स होता है और एक होता है आपका रेग्रेसिव टैक्सेशन। रेग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है आपका, दो किस्म की होती है ना, प्रोग्रेसिव और आपका होता है एक रेग्रेसिव। रेग्रेसिव क्या होता है कि जो आपका ऐसा टैक्स जो कि आपकी आम छोटी छोटी चीज़ों पर है, आपका आपका जो है ना टूथब्रश हो गया, आपका आपका जो है ना जो शैम्पू हो गया, आपका आपका साबुन हो गया, आपकी मतलब ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना जो कि एक गरीब आदमी की भी ज़रूरत होती है, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम रेग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, जो हम लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगाते हैं। तो ये जो था उस टाइम वो रेग्रेसिव टैक्सेशन था वहाँ पर, तो ये लोग चाहते थे कि ये इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील किया जाए। ठीक है, ये शाह वलीउल्लाह की बेसिकली जो है ना वो इनका आइडिया था। टू नेशन थ्योरी को इन्होंने भी रिवाइव किया, इनका भी वही उसी तरह का बिल्कुल जैसे कि हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है, ये वाला, ये आप लोग देखें, यही बिल्कुल सेम यही फ्लो चार्ट अगर इनका शाह वलीउल्लाह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर भी आप लोग यही एक सेम किस्म का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, बस वही है, फिर इंडिपेंडेंस की आप लोगों ने बता देना कि भाई इंडिपेंडेंस ना होती, टू नेशन थ्योरी अगर जो है ना होती तो फिर इस्लाम रिवाइव ना होता। सही हो गया, तो ये हमारा जो था ये शाह वलीउल्लाह का भी टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अगले रिफॉर्मर की तरफ अपने चलते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले रिफॉर्मर को। अगले रिफॉर्मर हमारे जो थे वो थे सैयद अहमद शहीद। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था वो 1786 टू 1831 था। ठीक है, इनका बैकग्राउंड क्या था इनका वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहले तो राइज ऑफ ब्रिटिश भी हो रहा था। ठीक है, ब्रिटिश के भी इनके जो है ना वो अटैक्स जो थे वो यहाँ पर राइज हो रहे थे। ठीक है, और इनका क्या हो रहा था, राइज ऑफ मराठाज अटैक्स। ठीक है, तो ये भी इनका यहाँ पे काम हो रहा था। ठीक है, अच्छा जी, सिख्स जो थे यहाँ पे, सिख जितने भी थे वो क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे मुसलमानों को पिशावर की तरफ कि भाई आप लोग पिशावर में जाके आबाद हो जाओ, यहाँ से निकलो, यहाँ से भाई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पिशावर के
सॉरी, पेशावर से निकाल रहे थे उनको, पेशावर से उनको क्या कर रहे थे, परसिक्यूट कर रहे थे, सॉरी, ठीक है। ये इनका एक छोटा सा बैकग्राउंड यहाँ पर चल रहा था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये एक तरफ से आपके जो ब्रिटिश थे वो आ रहे थे कलकत्ता से, ठीक है। ये आप मैप यहाँ पे बना लेते हैं, सॉरी वो मेरा कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे हमने मैप बनाया एक, ये पाकिस्तान, यहाँ पे पेशावर था आपका। तो यहाँ से जो है ना वो मुसलमानों को, जो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया ना कि सिक्स की जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो थी हुक्मरानी थी, यहाँ पे सिक्स का कंट्रोल था। ख़ास तौर पे जो आपका रंजीत सिंह था ना वो यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मुसलमानों को यहाँ से निकाला जा रहा था, परसिक्यूट किया जा रहा था, उनको यहाँ से निकाला जा रहा था। तो फिर जो है ना ये इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को लेटर्स लिखे और अहमद शाह अब्दाली आए और मराठास जो थे आपके वो यहाँ से आ रहे थे, ठीक है। और तीसरा काम क्या होता है, यहाँ पे कलकत्ता से जो है ना वो, यहीं पर बंगाल भी है आपका, तो बंगाल से फिर जो है ना वो ब्रिटिश जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक मैप बनाकर आप लोग एग्ज़ाम में भी आप लोग इस तरह से एक मार्कर से एक मैप बना सकते हैं, ताकि एग्ज़ामिनर को आपका आइडिया हो जाए कि भाई इस बंदे को पता है, ये ऐसे ही नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इनकी जो है सर्विसेज हैं वो देख लेते हैं। क्या हो गया, ये कैमरा क्यों रुक रहा है भाई। सर्विसेज देख लेते हैं। जिहादी मूवमेंट, जिहादी मूवमेंट इनका काम यही था कि भाई हम जिहाद करेंगे सिखों के ख़िलाफ़, और जो हिंदू हैं उनके ख़िलाफ़ हम जिहाद करेंगे। बस हमने करना क्या है, हमने जिहाद ही करना है, ठीक है। इन्होंने दूसरा काम क्या किया कि यूनाइट किया मुस्लिम्स को, इन्होंने यूनाइट किया, मुस्लिम्स एज अ नेशन, ठीक हो गया। इन्होंने कहा कि भाई हम मदीना की रियासत हम बनाएंगे। इन्होंने एक मॉडल स्टेट जो है ना वो बताया कि भाई हम एक मॉडल स्टेट हम बताते हैं उसको मदीना को, और जो है ना हम उसी की तरह की स्टेट बनाएंगे यहाँ पर भी। इनका जो है ना वो 1857 की वॉर में भी इनका रोल था, ठीक है। अच्छा जी, वो कैसे था, क्योंकि ये भी आप लोगों को पता है एक जो है ना वो मतलब आलिम ही थे, ये भी पढ़े लिखे आदमी थे, इनको दीन की तालीम थी, दीन का काफ़ी इल्म था। क्योंकि ये काफ़ी जो उस टाइम जो शागिर्द थे ना, जो सॉरी जो बुज़ुर्ग थे आपके, बड़े बड़े आलिम थे ना, शाह वलीउल्लाह, मुजद्दिद अल-फ़सानी, उनके शागिर्दों में से हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर भी इनका रोल था। इन्होंने मुसलमानों को ये सिखाया कि आप अपने जो है ना जो राइट्स हैं अपने, उनके लिए स्टैंड लेना सीखो, ठीक है। इन्होंने ये भी मुसलमानों को बताया कि भाई आपने अपना जो आपके हुकूक हैं उनमें आपने जो है ना ये कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करने, आपने जो है ना इनको इन्होंने लर्न किया, ठीक है। लर्न मुस्लिम्स टू स्टैंड फॉर देयर राइट्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनकी आर्मी थी उसको इन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड किया, जदीद जो है ना इनके पास सिस्टम था सारा, ठीक है। असलहा वगैरह उन्होंने बराबर किया, तो इन्होंने आर्मी को अपनी स्टैंडर्डाइज्ड किया। ये इनकी सर्विसेज हो गई, इनकी सर्विसेज इतनी ही हैं। अब हम जो एक हमारे रह गए हैं हमारे हाजी शरीयतुल्लाह, उनकी सर्विसेज हम देखेंगे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1781 था। अच्छा, ये जो हमने पिछला जो देखा है ना हमने सैयद अहमद शहीद का, इनके बैकग्राउंड में आप वो तमाम चीज़ें डाल सकते हैं जो हमने, मतलब उसमें आप लोग देख लेना कि जो जो फिट आती हैं वो वहाँ से भी निकाल के, जैसे कि मुसलमान जो है वो वीक हो रहे थे, वो भी वहाँ से बैकग्राउंड निकाल के आप लोग इनकी, इन तमाम लोगों के भी बैकग्राउंड में आप लोग वो चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1781 टू 1840 था। ये 1781 में पैदा हुए थे। सर्विसेज क्या थी इनकी, अच्छा इनका सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं, सॉरी बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या था इनके, ये एक आपको पता है ये बंगाल के रहने वाले थे, खुद भी ये बंगाली ही थे, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा था,
जो बंगाली लैंड लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स मतलब जिनके पास ज़मीनें होती हैं, वो मुसलमानों को यानी कि फार्मर्स को उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जैसे कि अमेरिका के अंदर स्लेवरी का मामला चल रहा था ना, इसी तरह से वहाँ भी फिर इनके टाइम पीरियड में एक और काम क्या हो रहा था कि जो हम आप इनके सुपरस्टिशियस बिलीफ्स थे ना, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, ये जो है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर हो गए थे। जैसे कि पीरी मुरीदी, ये पीरी मुरीदी, ये आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, पीरी मुरीदी, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर चल रहा था सिस्टम, गलत अकायद, मतलब लोग ये समझते थे कि भाई ये पीर मुरीद जो है ना, ये हमारे जो है ना वो काम बिगड़ी हमारी बना सकते हैं, और जो है ना हमारे अगर किसी को औलाद नहीं हो रही, कोई बीमार है तो उसको शिफा दे सकते हैं। ये इस तरह के अकायद लोगों के बन गए थे। इनकी सर्विसेज देखते हैं अब। इनकी सर्विसेज में जो इनकी एक सबसे पहली सर्विस इनकी आ जाती है, वो इनकी आ जाती है फ़राइज़ी मूवमेंट। फ़राइज़ी मूवमेंट क्या थी? यानी कि फ़र्ज़ को फोकस किया जाए, जितने भी फ़राइज़ हैं ना इस्लाम के अंदर, उनको फोकस किया जाए, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जो वहाबीज़म था उसको प्रमोट किया। वहाबीज़म भी एक सिलसिला था। जैसे कि आप लोगों ने देखा था ना कि नक्शबंदिया एक ऑर्डर था, वो भी एक सिस्टम, एक सिलसिला था। इसी तरह से वहाबीज़म भी एक सिलसिला था, तो इन्होंने उसको प्रमोट किया। इन्होंने जो किसान थे, जितने भी पीजेंट्री जितनी भी थी, उनको इन्होंने यूनाइट किया, ठीक है। फिर इनका भी ये काम था, इन्होंने भी जहाद के लिए कॉल किया था कि भाई जहाद भी करेंगे हम, ठीक है। इन्होंने इस जहाद के अंदर यही बात मुस्लिम्स को सिखाई कि भाई ये वही बात आ जाएगी कि लर्न मुस्लिम्स टू स्टैंड फॉर देयर राइट्स, ठीक है। इन्होंने मुसलमानों को सिखाया ये चीज़, किसानों को ख़ास तौर पर इन्होंने किसानों के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस था, क्योंकि किसान जो हैं वो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा थे। ये हमारी हो गई सर्विसेज, इनकी जितनी भी थे, हमारे हाजी शरीयतुल्लाह की हो गई, आपके जो वो थे सर सैयद अहमद ख़ान थे, सॉरी सर सैयद अहमद ख़ान रह गए हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जो रह गए हैं उनका मैं आप लोगों को बताता हूँ। उनका हम एजुकेशनल मूवमेंट्स में देख लेते हैं। अभी हमने वैसे भी सिलेबस जो है हमारा, उसके हिसाब से हमने जो एजुकेशनल मूवमेंट्स हैं उनको ही देखना है। आप लोग सिलेबस को देख लें। जो हमारी एजुकेशनल मूवमेंट्स हैं, अलीगढ़, देवबंद, नदवतुल उलमा, इनको हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना मैं आप लोगों को भूल गया। एक छोटा सा मैप मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ कि हो क्या रहा था वहाँ पर। ये आप लोग एक मैप जो है ना मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं। ख़ास तौर पर जो आपके सैयद अहमद शहीद थे ना, इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। एक मैप में आप लोग एग्ज़ाम में मैप बना सकते हैं, ठीक है। यही एग्ज़ाम में मैप बनाएंगे आप लोग। ये आपका जो है ना वो मैप आ गया पाकिस्तान इंडिया का। ये आपका पाकिस्तान का साइड, उस टाइम तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन उस टाइम ये ज़रूर था। तो यहाँ पर जो है ना आपका जो दिल्ली था, ठीक है। तो आपका जो आपके सर सैयद सॉरी शेख अहमद सरहिंदी थे, वो यहाँ पर थे, इस टाइम पीरियड में थे, ठीक है। और जो आपके अपने टाइम पीरियड में मतलब इस जगह पे थे, उनका बसेरा था। इसके लिए एक और मैप भी मैं आप लोगों को बना के आप लोगों को बता देता हूँ। सब 2-3 मैप मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग वो एग्ज़ाम में बना सकें, ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग पेज हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप लोग देख लें कहाँ पे वो फिट आता है, तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन उसके मुताबिक आता है तो वो आप लोगों ने बना लेना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इनका अगर कोई आ जाता है ना, हाजी शरीयतुल्लाह का, या आपका जो आपके सैयद मुजद्दिद अली सानी थे, उनका कोई आ जाता है तो आप लोग इस तरह का एक मैप बनाकर, ठीक है, बड़ा सारा मैप बना लें आप लोग। अपने एग्ज़ाम में कोई छोटा सा मैप ना बनाएं, पूरा पेज यूज़ कर लें, ठीक है। ये आपका हो गया। तो आपका जो ये वाला इलाका था, ये यहाँ पर किसने सर्व किया? ये पेशावर का इलाका है सारा। यहाँ पर आपके जो शहीद जो आपके थे, शहीद ये आपके सैयद अहमद शहीद बरेलवी, ठीक है। ये सर सैयद अहमद, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ क्योंकि नाम जो है ना वो
यहाँ पे आपके थे, यहाँ पर आपके कौन थे, यहाँ पर आपके शेख अहमद सरिंदी थे, ठीक हो गया। और यहाँ पर यह आपका जो है ना बंगाल का इलाका था, तो यहाँ पर कौन थे आपके आपके हाजी शरीयतुल्लाह थे, ठीक है। ये आपका एक मैप हो गया। इसी तरह से इसी मैप में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सैयद अहमद शहीद जो थे वो कैसे, वो यहाँ से आए थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ये नीचे की जानिब से यहाँ पे आए, फिर अफ़गानिस्तान में गए, फिर अफ़गानिस्तान से इन्होंने पीछे की जानिब से अटैक किया पेशावर के ऊपर, ठीक है, और फिर इन्होंने उनको हरा दिया। ये और एक और मैप में आप लोगों को मैंने, चले वो मैंने आप लोगों को पिछले मेरे ख्याल लेक्चर में आप लोगों को बनाकर दिखा दिया था, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। वो यही था कि भाई ये मंगोल कहाँ से आ रहे थे, मराठा कहाँ से आ रहे थे, उसमें इस तरह की हमने लाइंस ड्रॉ की थी कि भाई सिख्स जो थे वो इस तरफ से आ रहे थे, आपके मराठास जो थे वो इस तरफ से आ रहे थे, और आपके जो ब्रिटिश थे वो इस तरफ से आ रहे थे, ठीक है, आपके मंगोल जो थे वो इस तरफ से आ रहे थे। ये एक मैप हमने बनाया था, वो पिछले लेक्चर में ही हमने बना लिया था, लिहाजा अभी उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हो गया। अब हमने बात जो करनी है वो एजुकेशनल मूवमेंट की बात करनी है। नहीं, कोई एक्यूरेटली ज़रूरत नहीं है, बस जैसे आ रहा है वैसे बनाओ, ठीक है। इतना भी टेढ़ा फेढ़ा ना हो कि वो पता ही नहीं चले कि ये क्या बना दिया, अंडा भी ना बना देना, लेकिन ये है कि ऐसा बनाओ मैप के थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि यार ये पाकिस्तान है, ठीक है। जैसे मैं बना लेता हूँ ना, जल्दी में बना लेता हूँ, इसी तरह का एग्ज़ाम में भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये नहीं कि मैप बन रहा नहीं है, एक वर्ल्ड मैप आप लोग खुद जो है ना वो कोशिश करें बनाने की। वर्ल्ड मैप बनाकर आप लोग वो थोड़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बार बार मैप बनाया करें बार बार, फिर आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि यार मैप कैसे बनाना है। एक मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देखें, जो दीवार के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये मैंने मैप जो है ना यहाँ पे बनाया हुआ था, और जो है ना इसको देख देख के बार बार मैं मैप्स जो है ना वो अपनी कॉपीज़ वगैरह में बनाया करता था। तो इस तरह से आप लोग भी बना लें तो काफ़ी जो है ना वो आसानी रहेगी। तो अब हमने जो अपना जो अगला जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारा एजुकेशनल मूवमेंट्स। एजुकेशनल मूवमेंट्स में आप लोगों को पता है सबसे पहले जो है हमारे पास वो ये आपका सर सैयद अहमद ख़ान है। एक सवाल भी आया हुआ था कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो ए पॉलिटिकल, यानी कि वो पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ थे, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी, वो पॉलिटिकल ही थे। ये सवाल भी आया था, तो आप लोगों को एक साइड लेनी थी, मुझे याद नहीं है ठीक से वो सवाल। तो हम अब अपनी जो है ना एजुकेशनल मूवमेंट्स हम शुरू करेंगे। इसमें टाइम पीरियड जो था हमारा वो 1851 टू 1947, ये हमारा टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड को अभी हम देखेंगे, ठीक है। 1947 तक तो हम नहीं पहुंचेंगे, वो तो हम लाजमी बात है आज ही नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एजुकेशनल मूवमेंट्स हम कोशिश करेंगे कि अपनी एजुकेशनल मूवमेंट्स को अभी ख़त्म कर दें, ताकि ये जो हमारा पोर्शन है सिलेबस का ये हमारा कवर हो जाए, फिर हम अगली क्लास में हम नई बातें करें ना। अभी क्या हम प्री पार्टीशन को लेकर बैठे हुए हैं, उसी को हम लेकर रो रहे हैं, वो हमारे से अभी तक हुआ नहीं है। सबसे पहली जो हम मूवमेंट यहाँ पर देखेंगे वो हमारी होगी अलीगढ़। अलीगढ़ क्या था, अलीगढ़ को देखते हैं सबसे पहले। बैकग्राउंड सबसे पहले हम देखेंगे, सही है इसका बैकग्राउंड। अच्छा, ये इसी में हम सर सैयद अहमद ख़ान की जो सर्विसेज हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज पे सवाल नहीं आता, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज उनकी एक ही थी, एजुकेशन के ऊपर उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा जोर दिया था, तो इसीलिए उनके ख़िलाफ़ उनके लिए जो है ना उनके नाम लेकर कोई जो है ना ऐसा सवाल आ जाता है जो कि एक एनालिटिकल सवाल आता है, उसको जो है ना वो थोड़ा सा होशियारी के साथ सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि यही ए पॉलिटिकल और एक और दफ़ा सवाल आया था कि सर सैयद अहमद ख़ान क्या था यार वो, नो वे प्रो ब्रिटिश, ठीक है, वो प्रो ब्रिटिश नहीं थे, क्योंकि ये भी इनके बारे में इनके टाइम पीरियड में ये था कि भाई ये कहीं प्रो ब्रिटिश तो नहीं है, तो इसी वजह से ये जो है ना वो करते रहे थे। इन्होंने जो है ना अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए पॉलिटिकल क्या है और जो है ना वो दूसरा आपका वो क्या चीज़ है। अच्छा जी, बैकग्राउंड हम देखते हैं सबसे पहले इनका। इन्होंने क्या किया था काम, इन्होंने जो आपका जो
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसके अंदर भी इनकी कुछ सर्विसेज थी। वो कैसे थी कि जो ब्रिटिश के कुछ लोग थे उनको इन्होंने सेव किया था। और ये जो है ना ज़्यादातर इनका जो टाइम पीरियड है वो पोस्ट जो है 1857 का जो है ना वो टाइम पीरियड है। इनके टाइम पीरियड में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गई थी मुस्लिम्स की, क्योंकि लाजमी सी बात है। ये क्यों हुआ था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो डिसइंटीग्रेशन थी? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट्स नहीं दी जा रही थी मुस्लिम्स को। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मुस्लिम्स के लिए जो है ना उनके दिलों में नफरत आ गई थी कि भाई मुस्लिम्स बड़े ख़तरनाक हैं, तो लिहाजा हम मुस्लिम्स को नहीं मानेंगे। तो उनको फिर कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी उनके पास, सियासत में भी आने का कोई उनको जो है ना वो राइट नहीं था बिल्कुल भी। तो इसी वजह से ये तमाम चीज़ें जो है ना वो उस टाइम पे हो रही थी बैकग्राउंड में। सोशल डिसरिस्पेक्ट थी मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स के जो है ना ख़िलाफ़ ब्रिटिश तो थे ही थे, लेकिन जो आपके हिंदूज़ थे वो भी जो है ना मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हो गए थे। वो भी मुस्लिम्स को काफ़ी जो है ना वो करते। इसीलिए हमारी अगली हेडिंग भी यही आ जाएगी कि हिंदूज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कांग्रेस के अंदर और यहाँ वहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ भी हिंदूज़ को मिली थी। तो हिंदू जो है ना वो ऑप्ट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अच्छा जी। ब्रिटिश एंटागोनिज्म था और जो मुस्लिम्स थे आपके वो इनफ्लेक्सिबल थे। ब्रिटिश एक तो जो है ना वो मुस्लिम्स को मान रहे नहीं थे कि भाई ये मुस्लिम्स कहाँ से आ गए, इनको तो मुस्लिम्स को तो, यार ये कैमरा क्यों बंद हो गया? अच्छा जी, एक तरफ जो है ना वो ब्रिटिश एंटागोनिज्म था मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ से मुस्लिम्स जो थे वो भी जो है ना वो इनफ्लेक्सिबल थे। कोई जो है ना वो भी ब्रिटिश को नहीं मान रहे थे, वो भी उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे और उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे थे। ठीक हो गया। फिर क्या था, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था। वो वैक्यूम क्या था? यानी कि ब्रिटिश और मुस्लिम्स के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। कैसे? कि एक, क्योंकि लाजमी सी बात है इनको फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही थी। यार ये कैमरा क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी इनको नहीं मिल रही थी। इनको कोई पॉलिटिकल जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही थी, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही थी, जॉब्स भी इनको नहीं मिल रही थी। इसी वजह से ये जो थे वो इस टाइम पे ये मामलात चल रहे थे मुस्लिम्स के साथ। मुस्लिम्स को मतलब काफ़ी डिग्रेड किया जा रहा था, मुस्लिम्स को कोई भी जो है ना इम्पॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। ऊपर से हिंदूज़ भी जितने भी थे वो भी मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ बिल्कुल जो है ना वो यकजा हो गए थे, और मुस्लिम्स एंटी मुस्लिम्स जो है ना वो मूवमेंट चलाने लग गए थे। इन्होंने फिर क्या किया, सर सैयद अहमद ख़ान ने, इनकी सबसे पहली, हम अभी इनकी सर्विसेज देखेंगे। बैकग्राउंड तो आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अब हम इनकी सर्विसेज देखते हैं। सर्विसेज इनकी सबसे पहली क्या है कि इनकी ट्रिनिटी थ्योरी। ट्रिनिटी थ्योरी क्या थी? देखें, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक तरफ आपके जो है ना वो मुस्लिम्स थे, ठीक है, दूसरी तरफ आपके कौन थे? आपके जो है ना ब्रिटिश थे, फिर आपके हिंदू थे। ये तीन हो गए ना आपके, ब्रिटिश और ये हिंदू। हो क्या रहा था कि मुस्लिम्स जो है ना वो नाराज़ थे, रिलेक्टेंट। मुस्लिम्स की जो है ना रिलेक्टेंसी थी यहाँ पर, और ब्रिटिश एंटागोनिज्म था। यानी कि ये वही वाली बात हो गई कि एक तरफ जो है ना वो ब्रिटिश एंटागोनिज्म था, और जो मुस्लिम्स थे वो इनफ्लेक्सिबल थे। यानी कि एक तो नाराज़ भी थे, यानी कि उनका जो है ना वो कोई सेटअप बन रहा नहीं था, कोई मुज़ाकरात हो रहे नहीं थे ब्रिटेंस के साथ, क्योंकि ब्रिटेंस को बिल्कुल भी किसी हालत में तस्लीम करने के ख़िलाफ़ थे। ऊपर से क्या था, हिंदू फ्यूल था। हिंदू फ्यूल क्या था? हिंदू फ्यूल ये था कि जो है ना आपका अल्लाह भला करे, जो भी इनके आपस में तज़ाद थे ना मुसलमानों के और ब्रिटेंस के, उनको वो फ्यूल कर रहे थे, और ज़्यादा जो ब्रिटेंस थे उनको भड़का रहे थे मुसलमानों के ख़िलाफ़। ठीक हो गया। फिर क्या होता है, ब्रिटिश का क्या जो है ना रिएक्शन था यहाँ पर? ये मुस्लिम्स के लिए इनके दिलों में फियर था। ठीक है, मुस्लिम्स को ये एनिमी समझते थे। ठीक हो गया। और ये उनको इनकैपेबल समझते थे। इनकैपेबल क्या मतलब? यानी कि एजुकेशन के लिए वो मुसलमान जितने भी थे उनको वो काफ़ी नहीं समझते थे। ये समझते कि मुसलमान जो है वो इनकॉम्पिटेंट हैं।
यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान की बात करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान का जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि समझ में आ जाए। तो फिर क्या होता है, ये 3 चीज़ें तो यहाँ पे इनकी हो गई ना। अब सर सैयद अहमद ख़ान की ट्रिनिटी थ्योरी यही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही इनकी ट्रिनिटी थ्योरी है। ये क्या है, ये कहते हैं अलूफनेस, यानी कि पॉलिटिक्स से आपने जो है ना क्या करना है, पॉलिटिक्स से आपने अलूफनेस इख्तियार करनी है। अलूफनेस क्या होती है, यानी कि पॉलिटिक्स से दूर रहना है आपने फ़िलहाल, ठीक है। ये यही वो वजह थी, इसी ट्रिनिटी थ्योरी की वजह से सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर ये इल्ज़ामात लगे थे कि ये ब्रिटिश का बंदा है और ब्रिटिश का जो है ना वो चमचा है, पता नहीं क्या क्या ना। दूसरी तरफ इन्होंने मुसलमानों को कहा कि भाई आप, अब देखें ये जो रिलेक्टेंसी है इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। ये जो असल में ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो ब्रिटिश का ये हमने ऐसे ही डाल दिया, आप एग्ज़ाम में डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। मुस्लिम्स और सर सैयद अहमद ख़ान का जो है ना हम देख रहे हैं बेसिकली। तो जो आपका हिंदू फ्यूल था उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, वो इस तरह से ख़त्म किया जाएगा कि भाई आपने अलूफनेस इख्तियार करनी, पॉलिटिक्स में आपने आना ही नहीं है, ताकि हिंदुओं के साथ आपका जो है ना वो आमना सामना ना हो और हिंदूज़ आपको जो है ना वो एक्सप्लॉइट ना कर सकें। तो इसीलिए आपने पॉलिटिक्स से अलूफनेस इख्तियार करनी है। यही वजह थी कि सर सैयद अहमद ख़ान को प्रो ब्रिटिश भी कहा गया। दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स रिलेक्टेंसी थी, यानी कि जो मुस्लिम्स नाराज़ थे ब्रिटिश से, तो उन्होंने, सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि आप लॉयल्टी इख्तियार करें ब्रिटिश के साथ, आपने लॉयल रहना है, ताकि उनको ये एहसास हो कि मुस्लिम्स जो है ना वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने क्या की कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन आपने हासिल करनी है, ताकि आप जो है ना वो हिंदूज़ का फिर बाद में जाकर मुकाबला कर सको पॉलिटिक्स के अंदर। फ़िलहाल पॉलिटिक्स से अलूफनेस, बाद में जब एजुकेशन आ जाए, पॉलिटिक्स की समझ बूझ आ जाए, तो फिर आप पॉलिटिक्स में आ जाएं और फिर आप अपना काम जो है ना वो दिखाएं। ठीक हो गया, ये इनकी ट्रिनिटी थ्योरी थी। दूसरी, ये पहली सर्विस थी इनकी, ठीक है। दूसरी सर्विस इनकी क्या थी, लिटरेरी सर्विसेज इनकी देखते हैं ना, लिटरेरी सर्विसेज। वो एक तो ऐसे ही हो गई, ये लिटरेरी सर्विसेज, उनको भी अगर आप लोग चाहें तो किसी पॉलिटिकल, सोशल या उसमें आप लोग डाल सकते हैं, जिसमें भी आप लोगों को बेहतर लगे। अब इनकी लिटरेरी सर्विसेज देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या किया था इन्होंने एक जो है ना एक वो लिखा था, पैम्फलेट लिखा था। पैम्फलेट के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था ये जो म्यूटिनी थी, ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, इसको हम म्यूटिनी कहते हैं। तो ये जो म्यूटिनी थी ना, इसकी इन्होंने रीजंस बयान की थी कि भाई इसमें मुसलमानों का कसूर नहीं था, आप लोग मुसलमानों को वैसे ही जो है ना वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते थे, तो लाजमी बात है मुसलमानों ने जो है ना वो अ, अपना रिएक्शन तो दिखाना है ना तो इसी वजह से आप लोगों के ख़िलाफ़ लड़ाई हुई, तो मुसलमानों का कसूर नहीं है, ठीक है। यही पम्फलेट इन्होंने लिखा था, इसमें इन्होंने म्यूटिनी की रीजंस बताई थी। फिर इन्होंने क्या किया था, अगली जो इनकी रीजंस जो सर्विसेज थी वो क्या था, इनकी एक किताब थी, इन्होंने किताब लिखी, लिटरेरी सर्विसेज है ना, तो इसमें पम्फलेट आ गया। फिर इनकी जो एक किताब थी तहजीबुल, एक और इनकी किताब थी खुतबात अहमदिया, ठीक है। ये क्यों लिखी थी उन्होंने किताब खुतबात अहमदिया, क्योंकि मुसलमानों के जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने इनके ख़िलाफ़ फतवेबाजी शुरू की थी कि भाई ये प्रो ब्रिटिश हैं और ये मुसलमान नहीं हैं, और जो है ना, तो फिर इन्होंने खुतबात अहमदिया यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो तारीफ़ में ये किताब लिखी। ये इनकी लिटरेरी सर्विसेज हो गई। अब हम देखेंगे इनकी पॉलिटिकल सर्विसेज। पॉलिटिकल सर्विसेज में क्या बात है कि इन्होंने वही, आप लोग जो ट्रिनिटी थ्योरी है वो इसमें ही डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी इनकी सर्विस क्या थी कि हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी में इन्होंने सर्व किया, ठीक है। और इन्होंने उर्दू को इन्होंने सपोर्ट किया। यहीं पर भी इनको भी यही एहसास हुआ कि भाई मुसलमान हिंदू और मुसलमान, क्योंकि पहले तो ये भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि भाई ये जो है ना वो नामुमकिन बात है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो नहीं सकती, क्योंकि इनकी जो है ना आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जी, इन्होंने कुछ फ्यूचर लीडर्स इन्होंने जो है ना वो क्रिएट किए। वो कौन थे,
लियाकत अली ख़ान आपके थे। लियाकत अली ख़ान आप लोगों को पता है ना कौन थे? लियाकत अली ख़ान थे। फिर आपका अल्लाह भला करे अब्दुल कलाम आज़ाद, अबू अल कलाम आज़ाद। ये जो है ना वो इन्हीं की एजुकेशन पढ़ पढ़ के वो लीडर्स बने थे और पाकिस्तान मूवमेंट पे भी इन्होंने सर्व किया था। अबू कलाम आज़ाद जो थे वो पाकिस्तान के जो है ना वो हक़ में नहीं थे कि भाई नहीं, पार्टीशन नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। और इनकी एक दफ़ा डिबेट भी हुई थी किसके साथ? मौलाना अशरफ अली थानवी, अशरफ थानवी, उनके साथ इनकी डिबेट भी हुई थी इसी बात के ऊपर कि भाई ये पाकिस्तान आज़ाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा होना चाहिए, इन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, यानी कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की इन्होंने अपोजिशन जो है ना इख्तियार की, अपोजिशन टू कांग्रेस। ठीक है, ये इन्होंने काम किया। और मुसलमान, इसमें इन्होंने क्या काम किया? इसमें इन्होंने मुसलमानों को जो है ना वो इंस्टिगेट किया कि भाई आप जो है ना वो पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना वो आप शमूलियत इख्तियार कर लें। ठीक है, मुस्लिम्स को इन्होंने इंस्टिगेट किया फॉर पॉलिटिक्स, क्योंकि इनको एहसास हो गया था हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद, इनको भी एहसास हो गया था कि भाई ये सीधे नहीं चलने वाले हिंदू, ये हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे, लिहाजा अब अलग हो जाए इनसे। इन्होंने एक जो वो बनाई थी पॉलिटिकल एक मूवमेंट के लिए, एक इन्होंने वो बनाई थी कॉन्फ्रेंस, इन्होंने बनाई थी ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यही प्रीकर्सर था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, यानी कि जो मुस्लिम लीग बनी है हमारी, वो मुस्लिम लीग जो हमारी बनी है वो इसी पार्टी से जो है ना बाद में जाके बनी है। ठीक है, ये पार्टी इन्होंने बनाई थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई। इससे भी क्या हुआ, आपके जो लीडर्स हैं वो क्रिएट हुए, वही आपके जो लियाकत अली ख़ान हैं वो, और जो है ना अबू कलाम आज़ाद जो है ना वो इन्हीं से जो है ना वो पढ़ पढ़ के आए थे यहाँ पर। ठीक हो गया। अब हम इनकी जो है ना वो एजुकेशनल हम देखते हैं, एजुकेशनल इनकी क्या क्या जो है ना वो सर्विसेज थी। MAO कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ना इन्होंने बनाया। ये AMEC ऑल मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इन्होंने बनाई थी ताकि कलेक्टिवली जो है ना वो सबको जमा किया इन्होंने, जितने भी लीडर्स थे उनको जो है ना कलेक्टिवली जो है ना टॉक किया जाए, टॉक जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया जाए कि मुसलमानों का क्या विज़न होगा। उस विज़न के लिए जो है ना वो एक जो है ना कॉन्फ्रेंस इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, वही आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गई। और तो कोई मुझे मिल रही नहीं है इनकी एजुकेशनल में। ठीक हो गया। इकोनॉमिक, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज को। ठीक है, इकोनॉमिक सर्विसेज इनकी क्या थी? इन्होंने मुसलमानों को जो है ना वो जॉब्स के लिए, आपको पता है इन्होंने जो है ना इंस्टिगेट किया मुसलमानों को जॉब्स के लिए कि भाई आप जॉब्स लें। ठीक है ना, और इस जॉब्स लेने के लिए इन्होंने काफ़ी जो है ना नेगोशिएशंस भी की थी, क्योंकि ब्रिटिश के जो है ना वो ब्रिटिश तो इनको सपोर्ट करता था, क्योंकि ब्रिटिश जो है ना इन उसके आदमी इन्होंने बचाए थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है, तो ये फिर वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने अपनी इसी जो है ना वो इकोनॉमिक में क्यों डाल दिया इसको, ये तो आपका उसी एजुकेशनल में आना चाहिए। एनीवेज ये वेस्टर्न एजुकेशन का आप लोग अपनी एजुकेशन में डाल दें, हमने यहाँ पर जो है ना अपने नोट्स में जो है ना वो गलती से लिख दिया है इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने यही बात की थी कि जॉब्स के लिए तो इन्होंने कोशिश की थी, निगोशिएशंस भी की थी इन्होंने, ब्रिटिश जितने भी थे तो, लेकिन जो है ना बात क्या थी कि मुस्लिम्स जो थे ना वो, उनको भी तो खामखा जो है ना वो करना है ना, मोटिवेट करना है ना, तो उनको इन्होंने यही एक बात की थी कि इग्नोरेंस जो है ना वो आपकी, इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ, तो ये इनकी कोटेशन थी, आप लोग नोट कर लें कि इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये इनकी इकोनॉमिक सर्विसेज थी। अब हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ताकि हर डायमेंशन से जो है ना कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसको कर सकें। टू नेशन थ्योरी आ गई, उसको इन्होंने जो है ना वो प्रोपगेट किया।
इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर भी इन्होंने जो है ना, इनके जो शागिर्द थे वो पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर आए इसी टू नेशन थ्योरी की वजह से। ठीक है, इन्होंने जो मिसट्रस्ट था उसको रिमूव किया। ब्रिटिश के लिए जो मुसलमानों के लिए जो ब्रिटिश के दिलों में मिसट्रस्ट था उसको इन्होंने रिमूव किया। ठीक है, अच्छा जी, इन्होंने मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत काम किया। इन्होंने न्यू लीडर्स को प्रमोट किया, वही मैंने आप लोगों को बता दिए नाम इनके, अबू कलाम आज़ाद और जो है ना लियाकत अली ख़ान। ठीक है, वो इन्होंने जो है ना ये प्रमोट किए। इन्होंने उर्दू को प्रमोट किया। ठीक है, इन्होंने और क्या किया, इन्होंने ब्रिटिश के साथ गुड रिलेशंस बनाए। आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है, तो ये तो जो है ना मैं क्या कर सकता हूँ अभी इसमें, यही कर सकता हूँ कि थोड़ा सा रुक जाऊं और रुक कर बोलूं। ठीक है, तो अब हमारा सही है ना, क्लियर हो गई ना। ठीक है, अब हमारी जो है ना वो दारुल उलूम देवबंद, अगली जो हमारी एजुकेशनल मूवमेंट है वो कौन सी है, दारुल उलूम देवबंद। ठीक है, ये हमारी अगली एजुकेशनल मूवमेंट में जो अगली हमारी जो वो है वो यही है। ठीक है, इनको स्टार्ट किसने किया था, मौलाना जो फजलुर रहमान थे आपके, ये वो वाले फजलुर रहमान नहीं है, ये दूसरे फजलुर रहमान है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और इनके साथ एक और आदमी थे, मौलाना जुल्फ़िकार अली। ठीक है, ये नाम आ जाता है अक्सर कि भाई किसने बनाया था दारुल उलूम देवबंद, तो इन्होंने बनाया था। बैकग्राउंड देखते हैं। अलीगढ़ में आप लोगों को पता है कि वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी, जितने भी मुसलमान थे उनको वेस्टर्न एजुकेशन अलीगढ़ में दी जा रही थी। तो इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि भाई इस्लाम से लोग दूर हो रहे हैं, लिहाजा हम इस्लामिक एजुकेशन भी देंगे लोगों को, इसीलिए दारुल उलूम देवबंद बनाया गया था। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ यहाँ पर थी। ठीक है, वो भी अपना काम कर रही थी, वो भी मुसलमानों को और दूसरों को भड़का कर अपने मज़हब में लाने के चक्कर में थी। इस्लामिक एजुकेशन की ज़रूरत थी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि नीड थी, नीड फॉर इस्लामिक एजुकेशन। ठीक हो गया, तो ये इनका बैकग्राउंड था। अब हम देखते हैं कि सर्विसेज क्या थी दारुल उलूम देवबंद की। सबसे पहली इनकी सर्विस, इन्होंने कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट किया। ठीक हो गया, दूसरी सर्विस इनकी क्या थी कि इन्होंने दारुल इफ्ता बनाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जिनको ये पता नहीं था कि भाई फलाना काम भी हमने इस्लाम के हिसाब से करना है, तो फिर पूछें किससे। कोई कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी ना हमारे पास जहाँ पर उलमा बैठते हों, स्कॉलर्स बैठते हों और आप अपने जो मसाइल हैं, नमाज के मसाइल, वज़ू के मसाइल, वो उन जो है ना मुफ्तियों से पूछ सकें। तो दारुल इफ्ता से जो बंदा कोर्स करता है उसको हम मुफ्ती का कोर्स कहते हैं। इन्होंने वुमेन राइट्स और वीडो राइट्स, इसके ऊपर भी इन्होंने काम किया। इन्होंने औरतों को उनके हकूक़ देने की बात की, सत्ती का जो कॉन्सेप्ट था उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने बात की, इस्लाम की जो मोरल वैल्यूज़ थी वो इन्होंने रिप्रेजेंट की। ठीक हो गया, इस इंस्टीट्यूट से भी न्यू लीडर्स बने। कौन कौन से, अनवर शाह कश्मीरी। अनवर शाह कश्मीरी जो थे वो भी बहुत बड़े लीडर थे और इनसे ही बने थे वो, दारुल उलूम देवबंद से उन्होंने इल्म हासिल किया था। फिर अशरफ अली थानवी, उनका भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जिनका अबू कलाम आज़ाद से इनका मुनाजरा हुआ था। अशरफ थानवी भी इन्हीं के जो है ना वो इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ा था। ये लीडर्स यहाँ से बने थे काफ़ी। ये जो लीडर्स थे ना, इन्होंने पाकिस्तान जो मूवमेंट थी ना उसमें भी इन्होंने सर्व किया था और इनका बहुत बड़ा रोल था, कोई छोटा मोटा रोल नहीं था, बहुत बड़ा रोल था। इनके बहुत सारे बंदे पाकिस्तान मूवमेंट में शरीक हुए थे। इन्होंने हिंदू मूवमेंट्स को काउंटर किया। ये ये हिंदू मूवमेंट्स को इन्होंने कैसे काउंटर किया, ये हम आगे चढ़ के जो हमारा
जो पॉलिटिकल पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे तो उसमें हम शुद्धि मूवमेंट, ठीक है, और हमारा जो भक्ति मूवमेंट है, यहाँ पे आप लोग फ़िलहाल लिख लें, लेकिन इनकी जो डिटेल्स होगी ना शुद्धि मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट की, वो हम फिर बाद में ही डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने हिंदूज़ की जो ये मूवमेंट थी ना उनको काउंटर किया था। इन्होंने इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी हासिल की थी। कैसे? कि इनकी जो बुक्स थी ना वो फिर जो है ना वो दूसरे ममालिक में भी जाया करती थी, जैसे कि अरब में इनकी पब्लिकेशंस जो है ना वो जाया करती थी, और वहाँ पे अरब में भी इनकी किताबें जो है ना वो पढ़ी जाती थी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो हमारा अगला है वो है हमारा नदवतुल उलमा। नदवतुल उलमा ये हमारी अगली इंस्टीट्यूट है, इसको अभी हम देख लेते हैं। ये हमारी आखिरी इंस्टीट्यूट है। इसको जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था? अब्दुल गफूर। ये भी मौलाना साहब थे। इन्होंने, इनका मकसद क्या था कि भाई जो है ना जो फ़िरकाबाज़ी है, सेक्टेरियनिज़म है, उसको ख़त्म किया जाए। बहुत से थे, ठीक है ना, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, ये वो, तो उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है, 1894 में जो है ना ये इंस्टीट्यूट बनी थी। इसमें यही बात, इसकी सर्विसेज यही थी कि भाई जो सेक्टेरियनिज़म है, सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स जितनी भी थी उनको कोप करना था इन्होंने। मुस्लिम्स के अंदर से जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स थी उनको ख़त्म करना था इन्होंने। और यहाँ पर इन्होंने तमाम जो फ़िक़ा के लोग थे, ठीक है ना, ये सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स में इन्होंने क्या किया था कि जितने भी फ़िक़ा के लोग थे, आपके हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, उनके अलावा आपके जो शिया, सुन्नी, फिर देवबंदी, बरेलवी, ये सब जो है ना चीज़ें उस दौर में जो है ना वो थी। तो फिर उनको जो है ना काउंटर करने के लिए, उनको जो है ना ओवरकम करने के लिए इश्यूज़ को इन्होंने नदवतुल उलमा बनाया था। और इसमें इन्होंने तमाम जितने भी मदारिस थे उन सब के लोगों को इन्होंने कंबाइन किया था इसी नदवतुल उलमा के अंदर इन्होंने। ठीक हो गया? तो सब लोगों ने मिल के यहाँ पर काम किया था। अच्छा जी, अब क्या है यहाँ पर हम इनकी, ये तो हमने देखा ना, इसका बैकग्राउंड देखा ना, अब हम इसकी सर्विसेज देखते हैं। ठीक है, सर्विसेज क्या है इसकी? इन्होंने कुरान और सुन्ना की इंटरप्रिटेशन की, सही इंटरप्रिटेशन की, और लोगों को जो है ना वो कंबाइन करने की कोशिश की। ठीक हो गया, कुरान और सुन्ना की इंटरप्रिटेशन की इन्होंने, सही इंटरप्रिटेशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम। यहाँ पे आप लोग ये भी बता सकते हैं ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम, ताकि मकसद इनका यही था कि सेक्टेरियनिज़म को ख़त्म किया जाए। जो प्रॉब्लम्स हमने देखी ना इनके टाइम में, उन्हीं प्रॉब्लम्स के हिसाब से ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इन्होंने रिकॉन्साइल किया किसके साथ? विथ वेस्टर्न एजुकेशन और जो आपका दारुल उलूम देवबंद था। ठीक है, इन दोनों के बीच में उन्होंने रिकन्सिलिएशन बनाई। कैसे? कि यहाँ पर हम वेस्टर्न एजुकेशन भी पढ़ाएंगे और जो दीनी तालीमात हैं वो भी यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें, यानी कि इस्लामिक और वेस्टर्न। तो इन्होंने इस्लामिक और वेस्टर्न एजुकेशन, दोनों एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा कि हम दोनों एजुकेशन यहाँ पर देंगे। ठीक हो गया। इन्होंने यूनिटी और ब्रदरहुड जो था उसको इन्होंने प्रोमलगेट किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हमने जो देखा था कि इन्होंने जो काउंटर किया, जो आपका दारुल उलूम देवबंद ने काउंटर किया था शुद्धि और भक्ति मूवमेंट को, उसमें इनका भी पार्ट था। ठीक है, इन्होंने भी वहाँ पर अपना जो पार्ट था वो प्ले किया था, काउंटर्ड हिंदू मूवमेंट्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, और इनकी अब आगे देखते हैं इनकी सर्विसेज। और इन्होंने ये काम किया था कि इन्होंने दारुल मुसन्निफीन, दारुल मुसन्निफीन, मुसन्निफीन ये इन्होंने बनाया था। ये एक पब्लिशिंग हाउस था। ठीक है, यहीं से तमाम जो किताबें थी वो यहीं से जो है ना वो पब्लिश हुआ करती थी। यहीं पर आकर उनकी कॉम्पिलेशन होती थी और फिर यहाँ पर से बनाकर उनको फिर पब्लिश किया जाता था। फिर इन्होंने भी लीडर्स क्रिएट किए।
कौन कौन से लीडर्स इन्होंने क्रिएट किए? मौलाना शिबली नोमानी, शिबली नोमानी, ये वही शिबली नोमानी है जिन्होंने आपका जो नजदी उलमा थे अरब के अंदर, उनके साथ इनकी डिबेट्स भी हुई थी। और इनके दौर में इनके जो इंस्टीट्यूट था उससे और कौन से लीडर्स निकले? अल्ताफ़ हुसैन। अब ये वही वाले अल्ताफ़ हुसैन नहीं है, ये दूसरे, इनका नाम पूरा है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। ये लीडर्स इन्होंने जो है ना वो क्रिएट किए थे, और ये हमारे जो रिफॉर्मर्स थे वो यहीं पर हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और जो है ना अब हमने जो है ना वो आगे जो हमारा जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं कि अपने सिलेबस में अब आगे जो है ना अपने सिलेबस को हम किस तरह से उसको डायसेक्ट करते हैं। अब हमारी जो अगली जो होगी ना वो हमारा जो आपका अल्लाह भला करे, जो आपका जो पॉलिटिकल एरिया जितना भी है ना, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी आपकी, वो हम अब डिस्कस करेंगे अगले अपने जो हमारा जो कल लेक्चर हम लेंगे ना उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हम नहीं करेंगे इसको डिस्कस। कॉलोनियल एरा जो है ना हमारा, इसके अंदर वो आ जाएगा, कॉलोनियल एरा जितना भी है, ठीक है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ब्रिटिश की जो भी जितनी भी ऑपरेशन थी वो थी। और आपका अल्लाह भला करे फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आएंगे और हम जो है ना अपनी चीज़ें देखेंगे, जिसमें हम मुस्लिम लीग के कारनामे देखेंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हम देखेंगे, लखनऊ पैक्ट हो गया आपका, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट में आएगी। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी एक क्लास के अंदर अंदर हम इन तमाम चीज़ों को कवर कर लें, जो हम आपका अल्लाह भला करे, आपका दिल्ली प्रपोजल था, नेहरू रिपोर्ट थी, कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स थे, ये तमाम चीज़ें हम अगले अपने लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, आज नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा अपना जो ये आज का लेक्चर है इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग पूछ लें ताकि मैं उसका आप लोगों को जवाब दूँ। रिफॉर्मर्स पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आप लोगों को ये जो सिखाया है ना, ये क्वेश्चन फॉर्म्स, क्वेश्चन को देख कर ही समझाया है। अभी जैसे कि आए थी ना, सर्विसेज बता दें, शाह वलीउल्लाह की सर्विसेज बता दें, या मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल पूछा होगा कि शाह वलीउल्लाह ने जो है ना वो मुसलमानों को रिवाइव किया और जो है ना अपनी बड़ी खिदमत अंजाम दी, आपका इस बारे में क्या राय है? तो आप फिर वही सर्विसेज ही बतानी है। आप मतलब घुमा फिरा के सवाल पूछेगा, लेकिन आता सर्विसेज पे ही है सवाल हमेशा। जितने भी सवाल आएंगे वो सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज क्या थी, आखिर में सबके आखिर में आपने बता देना है, टू नेशन थ्योरी का आप लोगों ने एक डाल देना है, और जो है ना फिर आपने वो कर देना है। डाटा तो मैंने आप लोगों को जितना, क्योंकि मैंने तो सिर्फ यहाँ पे हेडिंग्स लिखी ना, जो उसकी एक्सप्लेनेशंस थी वो मैंने आप लोगों को ओरली बताई। तो आप लोगों ने अगर जो ये लेक्चर है मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो वो दोबारा आप लोग सुन के अपने नोट्स को अच्छे से, क्योंकि सुनने में ये इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होता है और भी कई मसले होते हैं, तो वो बोलने बोलने में और जो है लिखने लिखने में बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो मेरी आपसे यही जो है ना वो रिकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर को दोबारा सुने, एक दफ़ा दोबारा सुने, और जो आपके नोट जितने आप लोगों ने नोट कर लिया सो कर लिया, मेन हेडिंग्स तो आप लोगों ने नोट कर ली हैं, कुछ ना कुछ डिटेल्स भी नोट की होगी, तो जो डिटेल रह गई है उसको दोबारा नोट कर ले। तो अब अगर आप लोगों को अपने नोट्स कम लग रहे हैं तो फिर एक दफ़ा आप लोग दोबारा इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको अपने नोट्स अच्छे भरे हुए लगेंगे, और यही चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए। हमारा जो लेक्चर है इसी तरह से डिज़ाइंड है कि किताब पढ़ने की ज़रूरत आपको दोबारा ना पड़े, और अगर पढ़नी भी पड़े तो सिर्फ उन चीज़ों के लिए जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई आपकी जो है ना कोई रह गया, कोई चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट आपका समझ में नहीं आया, तो उन चीज़ों के लिए आप फिर किताब की तरफ, या आजकल तो इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट को आप लोग जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, तो इससे फिर जो है ना आप लोगों के मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। हाँ बस वही है ना, नोट तो आपने जब कर लिया तो फिर आपको सही लगेगा। अभी तो मैंने तो सिर्फ हेडिंग्स लिखी है ना, और आपको जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं वो तो ऐसे मैंने आपको बताई हैं, तो आप वो सब तमाम चीज़ें लिखो, और फिर आपको जो है ना वो, क्योंकि याद रखो एक पॉइंट में एक ही बात होगी आपकी, 3-4 बातें एक पॉइंट में नहीं होंगी, उसी एक पॉइंट को आप थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हो अपनी एक हेडिंग के अंदर। ठीक हो गया? तो ये हमारा हो गया। कल हम फिर जो है ना इंशाअल्लाह ताला दूसरे जो है ना वो करेंगे, आगे अपने टॉपिक को लेकर चलेंगे अपने। अभी मैं जो है ना वो फिर डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़।